दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर सोनल एकदम से सरप्राइज हो गई थी। और ये तो वही आदमी था जिससे वो बाहर मिली थी, वो कार वाला जो कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका रहा था। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? उस पर भी वो सीधे पंक्ति के केबिन में ही आकर घुस गया था। करण कहते हुए पंक्ति के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को एस्ट्रे में मसलते हुए बुझा दिया। आज वक्त पर कैसे आ गए तुम? मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह आज भी लेट ही आओगे। पंक्ति की बात सुनकर सोनल की हालत खराब हो गई थी। तो ये है करण आहूजा जिसकी बात साशा कर रही थी। सोनल को अपनी तरफ आंखें फाड़ी देखकर करण ने उसकी तरफ देखते हुए उसे फिर से एक शरारत भरी स्माइल दे दी। सोनल ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी धड़कनें तो अब घबराहट के कारण तेज होने लगी थी। और मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? पंक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। बिल्कुल नहीं, आई एम डैम सीरियस। कहते हुए वो पंक्ति के डेस्क के करीब आ गया था। उसने डेस्क पर पड़े स्केचेस को अपने हाथ में उठाया और गौर से उन्हें देखते हुए बोला, आई एम इम्प्रेस्ड। इतना कहकर उसने वापस स्केचेस को डेस्क पर रख दिया और पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, इस बार मेरी ड्रेसेस की डिजाइनिंग का काम इन्हें क्यों नहीं देती तुम? उसकी बात सुनकर सोनल की घबराहट और बढ़ गई। उसने तो आज तक कोई सिंपल ड्रेस डिजाइनिंग भी नहीं की थी और ये करण आहूजा जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो उसके जैसी फ्रेशर से अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाना चाहता है। मगर पंक्ति ने तुरंत उसके ऑफर को नकार दिया। करण, केवल स्केचेस देखकर डिजाइन मत लो। ये लड़की अभी यहाँ सिर्फ एक इंटर्न है, इसे जरा सा भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। पंक्ति को उसके साथ ऐसे फ्रेंडली बिहेव करते देखकर अब तक सोनल को भी समझ में आ गया था कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। शायद यही रीजन था कि उसके जैसे सेलिब्रिटी ने फैशन हब जैसी छोटी सी कंपनी को अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि फैशन हब सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस डिजाइनिंग के लिए जाना जाता था। लेकिन वो उसके जैसी अनएक्सपीरियंस लड़की को इतना बड़ा काम कैसे दे सकता था? पंक्ति, करण ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, तुमने भी तो एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट किया था ना। आखिर इंसान को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, वरना उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? और फिर अभी अभी तुमने खुद ही देखा ना कि इसके अंदर एक अच्छा फैशन डिजाइनर बनने की काबिलियत है। तो इसे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। पंक्ति ने एक सीरियस लुक सोनल के ऊपर डालते हुए एक गहरी सांस ली और उससे बोली, सोनल तुम बाहर वेट करो। उसका ऑर्डर सुनकर सोनल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने घबराते हुए मुड़कर देखा। करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक रखा था। सोनल का दिल जैसे उछलकर उसके हाथ में आ गया। उसने घबराकर तुरंत उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे अनकंफर्टेबल होता हुआ देखकर करण ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पंक्ति को ये सब नागवार गुजरा। भले ही करण उसका दोस्त था लेकिन ये उसका ऑफिस था और सोनल उसकी एम्प्लॉय। उसके सामने वो उसके ऑर्डर को ही कैसे इग्नोर कर सकता है? करण, उसने थोड़ी तेज आवाज में नाराजगी के साथ कहा। मगर करण ने तुरंत उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। कभी तो लड़कियों के जैसा बर्ताव कर लिया करो, हमेशा खड़ूस बॉस वाले मूड में रहना जरूरी है क्या? करण ने हल्की सी हंसी के साथ हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पंक्ति ना चाहते हुए भी चुप हो गई। मगर उसने फिर से करण को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो करण, तुम ये ड्रेस अपने कॉन्सर्ट के लिए डिजाइन करवा रहे हो। जितना उसका परफेक्ट होना जरूरी है उतना ही उसका टाइम पर रेडी होना भी जरूरी है। कोई और मौका होता तो मैं शायद मना नहीं करती, लेकिन इस वक्त सोनल को ये प्रोजेक्ट देना बहुत बहुत रिस्की होगा। करण ने सोनल की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और पंक्ति के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हो सकता है ये थोड़ा रिस्की हो, बट मैंने इसके बनाए डिजाइन देखे हैं और वो मुझे बहुत पसंद आए हैं। सो आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क। ओके? सोनल तो बस उन दोनों की बात सुनकर नर्वस हुई जा रही थी। करण उस पर जो भरोसा जता रहा था उसके लिए उसे खुश होना चाहिए था, या फिर पंक्ति जो कह रही थी उसे सही मानना चाहिए था? इस थॉट के बीच वो खुद ही कंफ्यूज हो रही थी। पंक्ति ने एक बार फिर से परेशान नजरों से सोनल की तरफ देखा। बट करण, उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर करण ने बीच में ही उसकी बात काट दी। नो बट्स, ये लड़की मेरे लिए ड्रेसेस डिजाइन करेगी एंड दैट्स फाइनल। ओके? उसने अपना फैसला सुनाते हुए कह दिया। आर यू श्योर? पंक्ति ने एक बार और कंफर्म करने के इरादे से पूछा। 101%। करण ने सोनल की तरफ देखकर स्माइल करते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर पंक्ति बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने सोनल को एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट ही इतना बड़ा मिला है। आई होप तुम करण को डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद सोनल के फेस पर खुशी कम और घबराहट ज्यादा नजर आ रही थी। थैंक यू, वो बस इतना ही कह पाई। पंक्ति के केबिन से निकलकर सोनल सीधे लॉकर रूम में चली आई थी। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। उसे अभी ये सब किसी सपने के जैसा लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, फैशन डिजाइनिंग में शायद ही किसी का भी करियर इस तरह स्टार्ट होता है। नॉर्मली लोग अपने करियर की शुरुआत किसी अच्छे डिजाइनर के असिस्टेंट के तौर पर करते थे। जब असिस्टेंट के तौर पर काम करते हुए उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है, तब जाकर लोग उन्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें इंडिविजुअली भी काम मिलने लगता है। मगर सोनल को ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा ही लकी है, तभी तो उसे डायरेक्टली इतने बड़े सुपरस्टार की ड्रेस डिजाइन करने का काम मिल गया था। यही नहीं, करण ने पंक्ति से खास सिफारिश की थी कि उसकी ड्रेस डिजाइनिंग का पूरा क्रेडिट सोनल को दिया जाए। सोनल किसी भी तरीके से मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अगर उसने इस बार अच्छा काम किया तो आगे उसके लिए बहुत सारे मौके खुलने लगेंगे। उसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और जब उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो उसका इस्तेमाल मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नए सिरे से खड़ी करने में लगाएगी। सोनल इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। अचानक फोन बजने की आवाज से वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकली और उसका ध्यान अपने फोन की तरफ गया। सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। उसका कॉल देखते ही पल भर में सोनल के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। अब भी उसका कॉल रिसीव करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर रिंग होने के बाद कॉल अपने आप कट गया। वो फोन वापस रखने ही जा रही थी कि दोबारा कॉल आ गया। इस बार उसने कॉल रिसीव कर लिया।
जैसे ही उसने अपने फोन को अपने कान से लगाया, दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, सोनल कहाँ हो तुम? तुम्हें पता भी है डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है? ऐसी हालत में हॉस्पिटल छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? सोनल चुपचाप बस उसकी बात सुनती रही। उसके उदास चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, मगर उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। सिद्धार्थ उससे जिस तरीके से बात कर रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसे सोनल की कितनी फिक्र है, लेकिन सोनल अब इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ बस एक अच्छे दोस्त की तरह ही उसकी फिक्र कर रहा है। हेलो सोनल, तुम सुन रही हो ना? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सिद्धार्थ ने इस बार पहले से भी ज्यादा तेज आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर सोनल को एहसास हुआ कि उसने इतनी देर से सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया है। किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, तुमने देखा नहीं? नोट? कौन सा नोट? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैंने अपने रूम के बेडसाइड टेबल पर तुम्हारे लिए एक नोट रखा था। सोनल ने जवाब दिया। फोन पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सिद्धार्थ ने रूम में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और उसे वो टेबल और उस पर रखा नोट दोनों नजर आ गए। उसने एक बार नोट को उठाकर पढ़ा और फिर गुस्से में उस कागज के टुकड़े को बुरी तरह मोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बार उसने पहले से भी ज्यादा गुस्से में सोनल के ऊपर चिल्लाते हुए पूछा, ऐसी हालत में भी तुम्हें काम करने जाना था क्या? इतना जरूरी है काम तुम्हारे लिए? सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा, सिद्धार्थ मैं अब ठीक हूँ, अब इस तरह बार बार मैं काम से छुट्टी तो नहीं ले सकती ना, इसलिए मैं यहाँ चली आई। यू सीरियस? इतनी सारी चोट लगी है तुम्हें और तुम्हें अभी भी काम की पड़ी है? सोनल, अगर तुम अपनी हेल्थ के लिए 2-4 दिन की छुट्टी ले भी लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम इसी वक्त हॉस्पिटल वापस आ रही हो। सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मगर सोनल अब किसी तरह वापस सिद्धार्थ के सामने नहीं जाना चाहती थी, तो उसने भी जिद भरी आवाज में जवाब दिया, मैं वापस नहीं आऊंगी, प्लीज मी सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल इस मामले में काफी स्ट्रांग थी। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से जब कभी भी उसे चोट लगी तो वहाँ कोई उसका दर्द बांटने वाला नहीं था। वो सारी तकलीफें खुद अकेली ही झेल लेती थी। ऐसे में आज उसकी बॉडी पर जो चोट और स्क्रैचेस थे ना, उन्हें बर्दाश्त करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो उसे उसके दिल में होने वाला दर्द दे रहा था, जो सिद्धार्थ के बारे में सोचने भर से ही और बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में वो हॉस्पिटल कैसे जा सकती थी? वहां जाने का मतलब था सिद्धार्थ के साथ रहना, और वो इस वक्त सिद्धार्थ का सामना तक करने की हालत में नहीं थी। सिद्धार्थ कुछ पलों तक तो गुस्से में अपने फोन की तरफ देखता रहा, फिर उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, तुम्हें अगर खुद वापस आने में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें वापस लेने आ जाता हूँ। कहीं सिद्धार्थ सचमुच यहाँ ना आ जाए, इस डर से सोनल ने तुरंत जवाब दिया, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अब घर के लिए निकलने वाली हूँ। और फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हें खुद भी तो आराम की जरूरत है ना, प्लीज आराम करो, मैं आ जाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम घर जा रही हो? सिद्धार्थ ने सरप्राइज होते हुए पूछा। सोनल, तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम्हें अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसे में घर कैसे जा सकती हो तुम? सिद्धार्थ उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जब सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और बोला, तुम अभी भी फैशन हब में हो? हाँ। सोनल ने जवाब दिया, ठीक है फिर तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, 20 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? कहकर सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल ने अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ बुझी हुई नजरों से देखा। डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जिस तरह से सिद्धार्थ उसकी फिक्र करता है और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, उसे देखकर तो कोई भी यही समझ लेगा कि वो सोनल से बेइंतहा प्यार करता है। अपने फोन में सिद्धार्थ की फोटो को देखते हुए सोनल के चेहरे का दर्द और भी गहरा हो गया था। क्यों कर रहे हो तुम ये सब सिद्धार्थ? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो फिर क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हो? तुम्हारी ये फिक्र, बिना कहे मेरे दिल की बात समझ लेना और फिर हर बार मेरी हेल्प के लिए आ जाना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मेरे प्यार को और बढ़ाती ही जाती हैं। लेकिन जितना ज्यादा मेरा तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जाता है, उससे कहीं ज्यादा मुझे इस प्यार से दर्द होता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी तुम्हारा प्यार नहीं मिल पाएगा। कहते कहते सोनल की आंखों में आंसुओं की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई थी। सिद्धार्थ ने कहा था वो उसे लेने के लिए 20 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुंच जाएगा। अगर उसे सिद्धार्थ के सामने आने से बचना है तो उसे इसी वक्त फैशन हब से निकलना होगा। ये सोचकर सोनल तुरंत उठकर एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। अब क्योंकि उसे करण आहूजा के लिए ड्रेस डिजाइन करनी थी, इसलिए पंक्ति ने उसे छूट देते हुए उसका वर्किंग टाइम पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया था। अब वो भी बिल्कुल लवली की तरह ही वहाँ काम कर सकती थी। इसके अलावा अब उसे सफाई का काम करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। एलिवेटर से बाहर निकलकर जैसे ही वो पार्किंग एरिया से होकर गुजरी, एक ब्लैक कलर की कार के बार बार हॉर्न मारने की आवाज से उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। गाड़ी को देखते ही सोनल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। सिद्धार्थ से बचने के लिए ही तो वो इतनी जल्दबाजी में वहां से निकल गई थी। अभी तो 20 मिनट हुए भी नहीं थे और सिद्धार्थ उसे लेने भी आ गया। अब उसे सिद्धार्थ के साथ घर जाना पड़ेगा, ये सोचकर ही वो नर्वस होने लगी थी। अपने इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल कर उसने एक गहरी सांस ली और उस कार की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सोनल कार के करीब पहुंची, उसके शीशे नीचे हो गए। हे लिसन टू, करण ने स्माइल करके उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल उसे वहां देखकर सरप्राइज हो गई थी। वो तो काफी पहले फैशन हब से चला गया था, तो अब तक यहाँ पार्किंग एरिया में क्या कर रहा है? आप अब तक गए नहीं? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आपके बिना कैसे जा सकता था मैं? करण ने एक शरारत भरी स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा। व्हाट? सोनल कंफ्यूज हो गई। I mean, आप मेरी ड्रेस डिजाइनर हैं, ऑब्वियसली मुझे आपके साथ अपने ड्रेस के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, तो मैं यहाँ आपका वेट कर रहा था, करण ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। सोनल कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे करण को क्या जवाब देना चाहिए। उसे चुप देखकर करण अपनी तरफ का डोर ओपन करते हुए बाहर आ गया और फिर बड़ी ही अदब से उसने सोनल के लिए कार का डोर ओपन करते हुए कहा, ओके मिस टॉन, क्या आज आप प्लीज मेरे साथ डिनर के लिए चलेंगी? सोनल को तो पहले समझ ही नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई।
उसके बैठते ही करण भी फौरन कार में जाकर बैठ गया। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वो एक नजर सोनल के ऊपर भी डाल लेता था, जो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठी हुई थी। सोनल ने एक बार अपनी नजरें घुमाकर कार को देखा। इस कार का इंटीरियर भी बिल्कुल सिद्धार्थ की कार के जैसा ही था। इनफैक्ट ये भी BMW ही थी। यही वजह थी कि जब उसने पार्किंग में इस कार को खड़ा देखा तो उसे एक पल के लिए वहम हो गया था कि सिद्धार्थ उसे लेने आ गया है। सोनल पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी ना सोचे, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर तो जैसे बस सिद्धार्थ ही छाया हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे अपने ख्यालों में से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सोनल को चुप देखकर करण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो क्या? जब से मिली हो एकदम चुपचाप हो, कुछ तो बोलो। सोनल ने एक बार करण की तरफ देखा और फिर बोली, आप प्लीज गाड़ी कहीं भी साइड में रोक दीजिए, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। यार मैंने तुमसे कुछ बोलने को कहा था, अब ये बोलना था तुम्हें? करण ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखते हुए कहा, करण आहूजा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। लोग ऐसे मौकों के लिए तरसते हैं और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त मैंने तुमसे जो कहा था उससे तुम नाराज हो गए हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे वापस घर जाकर डिजाइन के बारे में भी सोचना है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम लोग फिर किसी दिन डिनर पर जा सकते हैं, सोनल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। एक्चुअली वो उसके साथ डिनर के लिए जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे और ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ पहली ही मुलाकात में डिनर के लिए चले जाना, इट्स जस्ट ऑकवर्ड। वो तो शुरू में ही करण के साथ आने से मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो इस वक्त बस स्टॉप जाने की कोशिश करेगी ना तो पक्का रास्ते में सिद्धार्थ उसे पकड़कर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। उससे बचने के लिए वो करण के साथ उसकी गाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन अब करण से पीछा छुड़ाना भी उसे मुसीबत ही लग रहा था। हे डोंट वरी, मेरे कॉन्सर्ट में अभी 1 महीने का टाइम है, तुम्हारे पास बहुत लंबा वक्त है मेरी ड्रेस को डिजाइन करने के लिए, ओके? करण ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। और वैसे भी मिस्टर जॉन, अच्छा काम करने के लिए अच्छी सेहत और ताकत का होना भी जरूरी है, सो इट्स बेटर टू कम विद मी फॉर डिनर। लेकिन मुझे, सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की मगर करण ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं। अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए उनसे बात करना, उन्हें जानना और समझना भी उतना ही जरूरी होता है जितना डिजाइनिंग के लिए आइडियाज सर्च करना, ओके मिस इंटर्न? सोनल की भी समझ में आ गया था कि इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सो उसने भी बस एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। करण के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। उसने उसी वक्त रेस्टोरेंट में कॉल करके उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करवा लिया। सोनल को हमेशा यही लगता था कि करण जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा सिर्फ वेस्टर्न रेस्टोरेंट में ही जाते होंगे, लेकिन जब उसने खाना ऑर्डर किया तो वो हैरान हो गई। किसी टिपिकल पंजाबी लड़के की तरह उसने नान, दाल मखनी, छोले और राजमा चावल वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर रखा था। सोनल ने एक बार सस्पिशन वाली नजरों से उसे देखा। क्या वाकई इतना सब खाने वाला आदमी भी इतना फिट रह सकता है? भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कहते हुए करण ने बिल्कुल खाने पर अटैक कर दिया। इस वक्त उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि सोनल के सामने कोई सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। उसे ऐसे खाते देखकर सोनल के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। मिस्टर जॉन, मुझे एक्चुअली तुमसे ये पूछना था कि क्या सच में आज से पहले तुम मुझे नहीं जानती थी? करण ने आराम से खाना खाते हुए पूछा, मगर उसका क्वेश्चन सुनकर खाते हुए सोनल के हाथ रुक गए। उसने कंफ्यूजन से एक बार करण की तरफ देखा। क्या वाकई वो ये उम्मीद कर रहा था कि बाकी लोगों की तरह सोनल भी उसे जानती होगी? उसे चुप देखकर करण ने फिर से कहा, वो एक्चुअली लड़कियां जब भी मुझसे मिलती हैं तो मेरे साथ सेल्फी लेने या मेरे ऑटोग्राफ के लिए बिल्कुल पागल हो जाती हैं, यू नो। मगर तुमने अब तक मुझसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की। स्ट्रेंज। सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, वो एक्चुअली मैं सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं करती, ना ही एंटरटेनमेंट न्यूज में मेरी कोई दिलचस्पी है, खासकर म्यूजिक में तो वैसे ही मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस कभी कभी गाने सुन लेती हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। करण ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी और ही प्लैनेट से आई हो। उससे भी पता था कि वो कितना पॉपुलर है, स्पेशली गर्ल्स के बीच तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन आज उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो रही थी जो ना तो उसे जानती थी और ना ही उसे उसमें कोई इंटरेस्ट था। इनफैक्ट जब वो उसे फैशन हब के बाहर पहली बार मिली थी तब भी करण को देखकर उसके फेस पर कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी। वेल दैट्स गुड, अच्छा ही तो है कि सोनल उसे नहीं जानती। अब वो उसके साथ एकदम कंफर्टेबल होकर टाइम स्पेंड कर सकता था, वरना बाकी लड़कियां तो उसके साथ हमेशा किसी क्रेजी फैन की तरह ही पेश आती थी। और ऐसी सिचुएशन में कोई कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ सोनल को लग रहा था शायद करण को उसकी बात का बुरा लग गया होगा। आखिर वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, उसे ना पहचान कर सोनल ने शायद उसकी इंसल्ट कर दी थी। इसलिए उसने फौरन अपने बैग में से एक नोटबुक और पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। उसकी आवाज सुनकर करण अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने चौंकते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक की तरफ देखा। क्या ये लड़की अब उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसकी नजरों में भी वो एक सेलिब्रिटी ही है? अब उसे हंसी आ रही थी, मगर उसने उसे सोनल के सामने जाहिर नहीं होने दिया और एकदम से सीरियस होते हुए बोला, अब मेरा ऑटोग्राफ देने का मूड नहीं है, और वैसे भी द सुपरस्टार करण आहूजा खुद तुम्हारे साथ डिनर कर रहा है, तुम्हें ऑटोग्राफ की क्या जरूरत है? सोनल ने भी मुस्कुराते हुए नोटबुक को वापस अपने बैग में रख लिया। करण ने एक बार स्माइल करते हुए सोनल की तरफ देखा और फिर वापस खाने के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए जवाब दिया, यू कैन आस्क एनीथिंग मिस जॉन। आपने अपने कॉन्सर्ट के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का काम मुझे क्यों दिया? आपको भी पता है कि मुझे वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों दिखाया? सोनल ने करण की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल को अब तक इस बात पर हैरानी हो रही थी कि आखिर करण के जैसे सेलिब्रिटी ने अपने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट की ड्रेस डिजाइनिंग के लिए उस जैसी फ्रेशर को क्यों चुना? फैशन हब में बहुत सारी लेडीज अपनी ड्रेस की डिजाइनिंग करवाने के लिए आती थी, लेकिन किसी फ्रेशर से ड्रेस डिजाइन करवाने के नाम से ही उनका मुंह बंद हो जाता था। ऐसे में करण का ये स्टेप वाकई उसके लिए शॉकिंग था। करण ने उसकी तरफ देखे बिना ही राजमा चावल का एक स्पून अपने मुंह में लगाते हुए पूछा, क्यों? तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम ये कर पाओगी? मैंने ऐसा कब कहा?
सोनल ने जल्दी से जवाब दिया। ये सच था कि उसके पास अभी ड्रेस डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और पंक्ति को भी ऐसा लगता था कि सोनल के डिजाइन अभी मैच्योर नहीं है, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था कि वो ये काम कर सकती है। इनफैक्ट शुरू में जब करण ने उसे ये प्रपोजल दिया था तब वो थोड़ी नर्वस जरूर थी, लेकिन अब करण के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसकी नर्वसनेस पूरी तरह गायब हो गई थी। तो फिर इस सवाल की भी कोई जरूरत नहीं है, बस अपने काम में व्यस्त हो। फिर उसने सोनल की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, और ये क्या है, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही, पहले खाना खा लो, काम की बातें तो बाद में होती रहेंगी। कहते हुए वो खुद ही उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। करण ने उन दोनों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। हालांकि करण उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन फिर भी सोनल के लिए तो वो एक अजनबी ही था ना, जिससे वो अभी कुछ ही घंटों पहले मिली थी। अकेले उसके साथ इस प्राइवेट रूम में डिनर करते हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो तो बस भगवान से मांग रही थी कि जल्दी से जल्दी ये डिनर खत्म हो तो वो सीधे घर चली जाएगी। जैसे ही उन दोनों का खाना खत्म हुआ, सोनल ने उससे पूछा, अगर आपकी ड्रेस के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन करण ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने टिश्यू से अपना हाथ पोंछते हुए जवाब दिया, आज तो मजा ही आ गया खाना खा के। इतने दिनों के बाद बिना डाइटिंग की फिक्र किए पेट भरकर खाना खाया है मैंने। सोनल को परेशानी से अपनी तरफ देखते देखकर उसने कहा, यार तुम्हें काम के अलावा और कुछ सोचना नहीं है क्या? अभी अभी तो खाना खत्म किया है हमने और अभी ही तुम काम के लिए भी तैयार हो गई। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, हम आराम से इस बारे में बात कर सकते हैं। सोनल की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। ना ये आदमी उसे खाते वक्त काम की बात करने दे रहा था, ना वो उसे खाने के बाद ही काम की बात करने दे रहा है। तो आखिर वो उससे काम की बात करेगा कब? खैर जो भी है, अब कस्टमर जो कहेगा वो तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा ना। सो फिर उसने आगे करण से कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर करण का मूड बदल गया और उसने सोनल पर तरस खाते हुए जवाब दिया, एक्चुअली मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगर बाद में मुझे ऐसा कोई ख्याल आएगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? इतना कहकर उसने अपना कार्ड निकालकर सोनल की तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये मेरा नंबर रख लो, कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक इस पर कॉल कर सकती हो। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सोनल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उठते हुए थोड़ी नाराजगी से कहा, मैं तुम्हें इतना बुरा इंसान नजर आता हूँ क्या? इतनी रात को मैं तुम्हें अकेला घर कैसे जाने दे सकता हूँ? चलकर चुपचाप गाड़ी में बैठो, ओके? मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उसके बाद सोनल ने भी कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप गाड़ी में बैठकर उसे अपना एड्रेस दे दिया। करण ने गाड़ी सिद्धार्थ की कम्युनिटी के बाहर रोक दी। गाड़ी रुकते ही सोनल तुरंत बाहर आ गई। लिफ्ट के लिए थैंक यू, सोनल ने एक स्माइल के साथ उसे बाय बोलते हुए कहा। इट्स ओके मिस इंटर्न, करण ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर अपनी गाड़ी वापस हाईवे की तरफ घुमा दी। उसके जाने के बाद सोनल ने राहत की सांस ली। करण उसकी जिंदगी का सबसे पहला कस्टमर था। थैंकफुली वो इतना सपोर्टिव नेचर का था कि इस वजह से सोनल को काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली थी। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उसने सोनल के ऊपर जो भरोसा दिखाया था उसे सोनल किसी भी तरह तोड़ना नहीं चाहती थी। अपने ख्यालों में खोई सोनल तेजी से चलते हुए घर में दाखिल हो गई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, आशा ने एक स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। आप आ गई मैडम, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। सोनल अभी उसकी बात पर कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वहां नाराजगी से भरी एक आवाज गूंजी, कहां से आ रही हो तुम? सोनल को कॉल करने के बाद सिद्धार्थ फॉरेन फैशन हब जाने के लिए निकल गया था। वहां पहुंचने के बाद उसने सोनल को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। सोनल ने कहा था कि वो इस वक्त काम में बिजी है, शायद उसे फोन उठाने का वक्त ही नहीं मिला होगा। ये सोचकर सिद्धार्थ ने वहीं कार में बैठकर उसका वेट करने का फैसला किया। उसे वहां बैठे बैठे करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन फिर भी सोनल का कहीं अता पता नहीं था। उसने बेचैनी से एक बार पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक सरसरी सी नजर डाली और एक बार फिर से सोनल को कॉल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ से अब वहां रुकना और मुश्किल होता जा रहा था। उसने अपनी तरफ का डोर ओपन किया और बाहर निकलने ही वाला था कि अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है तुम? तेरी समझ में नहीं आता क्या? अभी तुझे अपने पैरों पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, अमन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ का भी पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इस वजह से अमन खुद ड्राइव करके उसे यहाँ तक लेकर आया था। आई डोंट केयर, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ बाहर निकल गया। आगे से कभी मुझसे अपना ट्रीटमेंट मत करवाना, जब मेरी कोई बात तुझे सुननी ही नहीं है तो मैं आया किस लिए हूँ? अमन ने नाराज होते हुए कहा। जितनी तू चलने की कोशिश करेगा उतनी ही तेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी, समझा? अभी भी समझा रहा हूँ, यहीं बैठकर थोड़ी देर वेट कर ले, आ जाएगी वो। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बस अभी उसे लेकर आ रहा हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ ने अमन से अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वो उस बिल्डिंग की एंट्रेंस तक पहुंच गया, लेकिन फिर वहां से लौटकर गाड़ी में वापस आ गया। अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गया? अमन ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। वो नहीं चाहती कि किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। अगर मैं ऐसे ही उसके ऑफिस में चला गया तो फिर शायद उसके लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा, सिद्धार्थ ने परेशानी से जवाब दिया। एक बार फिर से उसने अपना फोन निकाला और वहीं से सोनल को कॉल करने की कोशिश करने लगा, मगर सोनल ने उसके किसी कॉल का या मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हार कर उसने अमन से कहा, कोई फायदा नहीं है यहाँ रुककर, लेट्स गो बैक। सिद्धार्थ को घर छोड़कर अमन वापस हॉस्पिटल चला गया था। सिद्धार्थ को लगा था कि शायद सोनल घर आ गई होगी, लेकिन यहाँ आकर भी उसे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी थी। काफी देर तक सोनल का वेट करने के बाद आखिर उसने रोहित को कॉल किया और उसे सोनल का पता लगाने को कहा। रोहित ने फैशन हब में कॉल करके सोनल के बारे में पता किया। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि सोनल तो काफी देर पहले ही वहां से निकल गई थी। ये जानकर सिद्धार्थ को अब और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, आखिर ऐसी हालत में कहाँ जा सकती है वो, और फिर वो उसके कॉल्स को क्यों इग्नोर कर रही है? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। जैसे जैसे शाम गहराती जा रही थी उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। इतनी देर में उसने अब तक इतनी स्मोकिंग कर ली थी कि टेबल पर पड़ा एशट्रे ऊपर तक भर गया था। परेशानी से वो बार बार खिड़की के सामने आकर खड़े होकर रास्तों की तरफ देखने लगता था, जैसे अभी कहीं से चलती हुई सोनल वापस आ जाएगी। न जाने कितनी देर तक वो उन रास्तों की तरफ अपनी नजरें टिकाए खड़ा सोनल का इंतजार करता रहा। इतनी देर तक खड़े रहने के कारण भी उसके पैरों में बुरी तरह दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। लगातार स्मोकिंग करते रहने की वजह से अब उसे खांसी भी आने लगी थी।
जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, सिद्धार्थ का पेशेंस खत्म होता जा रहा था। आखिर में उसने अपना फोन निकाला। रोहित से कहकर अगर वो शहर भर के सारे सर्विलेंस कैमरा चेक करवा लेना तो उसे पता लग सकता था कि सोनल इस वक्त कहां पर है। मगर इससे पहले कि वो रोहित का नंबर डायल कर पाता, उसे दूर से सोनल घर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ गई। उसे सेफ देखकर सिद्धार्थ की जान में जान आ गई, मगर सोनल के लिए उसकी फिक्र अब तक नाराजगी में बदल चुकी थी। कहां थी तुम अब तक? जैसे ही सोनल ने घर में कदम रखा, उसने सबसे पहला सवाल उससे यही किया। सोनल ने चौंकते हुए आवाज की डायरेक्शन में देखा। सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देखकर वो हैरान रह गई थी। वो अब तक लिविंग रूम की खिड़की के पास ही खड़ा था। उसके हाथों में अब भी एक सिगरेट थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। पास में ही टेबल पर पड़ा एक एशट्रे साफ साफ चुगली कर रहा था कि उसने इतनी देर में कितनी सारी सिगरेट्स फूंक डाली थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कंफ्यूजन के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सोनल से नाराज जरूर था, लेकिन आशा के सामने उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था। इसलिए अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश करते हुए उसने दोबारा पूछा। कुछ पूछा है मैंने तुमसे, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? और तो और मेरे किसी कॉल का जवाब भी देना तुमने जरूरी नहीं समझा? सोनल ने अपने जूते उतारकर स्लीपर्स पहन लिए और घर के अंदर आ गई। मैंने तुमसे कहा था मैं 20 मिनट में आकर तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर मेरा वेट क्यों नहीं किया तुमने? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन उससे नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सो उसने अपनी नजरें झुकाए हुए ही उसे धीरे से जवाब दिया। आजकल हमारे स्टूडियो में काम बहुत ज्यादा है, सो मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ा। ओवर टाइम? ये वर्ड दोहराते हुए गुस्से के कारण सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई थी। उसे इस वक्त सोनल के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने शांत आवाज में पूछा, तुम आज पूरे दिन अपने वर्क प्लेस पर ही थी? सोनल ने वैसे ही सिर झुकाए हुए धीरे से जवाब दिया। उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। शायद सिद्धार्थ की आंखों में देखकर झूठ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सिद्धार्थ कुछ देर तक वहीं खड़े खड़े गुस्से में उसे देखता रहा। वो भी जानता था कि सोनल उसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा। खाना खाया तुमने? उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम वापस हॉस्पिटल जा रहे हो? सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो गौर से उसके चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश करता रहा। आखिर क्या वजह थी कि आज सोनल को उससे झूठ बोलना पड़ रहा था? दूसरी तरफ सोनल ने जब सिद्धार्थ को घर में देखा था तो वो नर्वस होने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ भी घर आ जाएगा, और फिर जब से वो घर में घुसी थी तब से ही सिद्धार्थ लगातार उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। इससे वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। सिद्धार्थ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो प्लीज अभी चले जाओ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम यहीं रहने वाले तो प्लीज जाकर आराम कर लो। तुम्हें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, सो मैं ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर सोनल सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सोनल को सीढ़ियां चढ़ते देखकर सिद्धार्थ को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कितनी सफाई से झूठ बोलना सीख गई है सोनल। उसे भी पता है कि वो आज बहुत ज्यादा देर से घर आई है। आखिर ऐसा भी क्या काम आ गया था उसे जो उसे आज घर आने में इतनी देर हो गई? जिस तरीके से वो उससे नजरें चुरा रही थी, तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई थी, उससे सिद्धार्थ और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। आखिर हो क्या गया है सोनल को? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है वो? सर, क्या मैं मैडम को डिनर के लिए नीचे बुला लूं? आशा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए पूछा। बुला लो। सिद्धार्थ ने एक नजर ऊपर के कमरे की तरफ डालते हुए जवाब दिया। आशा तुरंत सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोनल के नीचे आने का वेट करने लगा। 2 मिनट बाद कदमों की आहट सुनकर उसने मुड़कर देखा तो वहां आशा के अलावा और कोई नजर नहीं आया। कहाँ है वो? सिद्धार्थ ने हैरानी से ऊपर की तरफ देखते हुए पूछा। सर, मैडम ने कहा है कि उन्होंने डिनर कर लिया है, अब वो और कुछ भी नहीं खा पाएंगी। आशा ने डाइनिंग टेबल के पास आते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ को अब अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। आज हॉस्पिटल में सेजल ने उन दोनों के लिए वेजिटेबल सूप और खाना भिजवाया था, लेकिन तब तक सोनल वहां से निकल चुकी थी। घर आने के बाद उसने आशा से सबसे पहले सोनल के लिए खाना और सूप रेडी करने को कहा था, ताकि आने के बाद उसे भूखा नहीं रहना पड़े। उसके इंतजार में वो खुद इतनी देर से बिना कुछ खाए पिए खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन वापस आने के बाद सोनल ने उसके पास रुकना तक जरूरी नहीं समझा था। और तो और अब वो डिनर के लिए नीचे आने को भी तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, उसने बुझे मन से उसे जवाब दे दिया। जैसे ही आशा किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, सिद्धार्थ ने उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, एक काम करो, मुझे वो सूप बोल दे दो, मैं खुद ही लेकर जाऊंगा। अपने हाथों में ट्रे लिए सिद्धार्थ धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर सोनल के रूम के बाहर आ गया। उसने डोर नॉक किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही अंदर से आवाज आई, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप फिर से क्यों? सोनल को लगा शायद आशा उसे फिर से बुलाने आई है, तो उसने बिना दरवाजा खोले ही जवाब दे दिया। लेकिन दरवाजे के पीछे से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उसकी बात अधूरी रह गई। सोनल, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ ने वहीं खड़े खड़े उसे ऑर्डर दिया। क्या हुआ सिद्धार्थ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? सोनल ने परेशान होते हुए पूछा। ऑब्वियसली वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। पहले दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ सोनल से नाराज जरूर था, लेकिन उसका दिल उसे अपनी नाराजगी को जाहिर करने की परमिशन नहीं दे रहा था। कितना बदल जाता है ना इंसान जब उसे प्यार हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद सोनल ने आकर दरवाजा खोल दिया। वो सिद्धार्थ से कुछ पूछती, उससे पहले ही उसकी नजर सिद्धार्थ के हाथों में पड़ी ट्रे के ऊपर चली गई। सिद्धार्थ को अपनी फिक्र करते हुए देखकर एक बार फिर से उसके दिल में इमोशंस का तूफान सा उठने लगा था। क्यों करते हो तुम ये सब मेरे लिए सिद्धार्थ? सोनल उससे ये पूछना चाहती थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और धीरे से बोली, सिद्धार्थ, मुझे सचमुच भूख नहीं है। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप रूम के अंदर आ गया। बेड साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए वो आराम से वहीं बेड पर बैठ गया। उसने एक नजर सोनल के ऊपर डाली, जो अब तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वहां खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? यहाँ और जल्दी से सूप बोल फिनिश करो। लेकिन सिद्धार्थ, सोनल ने परेशान सी आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ये तुम भी जानती हो। सोनल ने हार मान ली।
जब तक वो अपनी जिद पूरी ना कर ले तब तक वैसे भी कहाँ मानता था वो। अगर उसका कहा मानकर सूप नहीं पिया तो वो शायद पूरी रात यहीं बैठा रहेगा। और सोनल ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। कल की रात उसके साथ बिताने का रिजल्ट वो देख चुकी थी। अब दोबारा उससे ये सब पॉसिबल नहीं था। जितनी देर वो साथ रहती उतनी देर तक उसे यही एहसास बार बार होता रहता कि सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता है। सोनल को इस बात का भी डर था कि जितना सिद्धार्थ उसकी केयर करेगा ना, उसके लिए सोनल का प्यार उतना ही गहरा होता चला जाएगा। उसके बाद उसके लिए सिद्धार्थ को भूल पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए बेहतर यही था कि वो उसकी बात मान ले और बात को यहीं खत्म कर दे। धीमे कदमों से चलते हुए वो टेबल के पास पहुंची। उसने एक बार बोल को हाथ से टच करके देखा। सूप अभी भी गर्म था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे पीने में कोई प्रॉब्लम हो। सोनल ने बोल हाथ में उठा लिया और कुछ ही मिनट्स में पूरा सूप पीकर खाली बोल वापस रख दिया। उसे सूप पीते देखकर सिद्धार्थ फाइनली रिलैक्स फील कर रहा था। अब उसके होंठों पर भी एक स्माइल आ गई थी। अपने हाथों से अपने लिप्स के कोनों को पूंछते हुए सोनल बोली, सिद्धार्थ मैंने फिनिश कर दिया है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई थी। क्या वो उसे इनडायरेक्टली वहां से जाने को कह रही थी? अब उससे सोनल का ये स्ट्रेंज बिहेवियर और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सोनल व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। एक अनजान सा डर अब सिद्धार्थ के दिल में जगह बनाने लगा था। पहले तो सोनल ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था और फिर अब उसे खुद से दूर करने के लिए भी परेशान थी। पिछले कुछ टाइम से सोनल ने जिस तरह सिद्धार्थ के साथ बिहेव किया था, उसकी केयर की थी, उसके बाद सिद्धार्थ को तो यही लगने लगा था कि शायद सोनल भी उससे प्यार करती है। वो तो आज उससे उन दोनों के रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बात भी करना चाहता था। लेकिन सोनल जिस तरीके से बिहेव कर रही थी उसके बाद अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बार फिर से उसका सब कुछ छिन जाएगा। ये ख्याल दिमाग में लाने भर से भी वो पैनिक हो रहा था। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। तो फिर तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ सोचकर उसने फिर कहा, या फिर कल मेरा पॉइजनस ब्लड सक करने की वजह से तुम्हारा? कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। एक्चुअली वो कहने जा रहा था कि उसका जहरीला खून चूसने की वजह से सोनल का दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद तभी वो अचानक ऐसे बिहेव करने लगी है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने वर्ड्स को चेंज कर लिया। आई मीन तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ मुझे। सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखकर पूछा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद ज्यादा काम करने की वजह से मैं थक गई हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। सोनल ने बात को बदलते हुए कहा। सिद्धार्थ अब बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। सोनल तो उससे कुछ भी सच बोलना ही नहीं चाहती थी। जब से वो घर आई थी लगातार बस उसे झूठी बोली जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे अपने सवालों के जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। आखिर शादी से पहले यही तो तय हुआ था ना उन दोनों के बीच। वो दोनों दुनिया के लिए तो हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन असल में उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा और ना ही वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल देंगे। ऐसे में सिद्धार्थ उससे किस हक से पूछता कि वो आज दिन भर कहाँ थी? लेकिन ये भी सच था कि हस्बैंड वाइफ के इस झूठे खेल में कब सिद्धार्थ सोनल को अपने दिल की गहराइयों से चाहने लगा था, ये खुद उसे भी नहीं पता चल पाया था। वैसे सिद्धार्थ मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। अगर मैंने इसके लिए ठीक से काम किया तो आगे मुझे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सोनल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। ओह कंग्रेट्स। सिद्धार्थ ने एक फीकी सी स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा। थैंक्स। सोनल ने अपना गला साफ करते हुए कहा। अब वैसे तो इसे कंप्लीट करने के लिए काफी वक्त है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इसमें अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। सो मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले एक बार अपने क्लाइंट के पिछले ड्रेसिंग स्टाइल्स को स्टडी करना बेहतर रहेगा। तो तुम अब प्लीज जाकर रेस्ट करो। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि सोनल सिद्धार्थ को अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह रही थी। सोनल अब क्योंकि तुम काम करना शुरू कर रही हो तो मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। सिद्धार्थ ने सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल की नजरें इस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर ही जमी हुई थी। आखिर सिद्धार्थ उससे क्या पूछना चाहता है? अब सोनल वो मैं पूछना चाहता था कि क्या तुमने मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ सोचा है? सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होते हुए पूछा। जवाब में सोनल ने बस नाम ही अपना सर हिला दिया। वैसे भी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि वो इस बारे में कुछ भी सोच ही नहीं पाई थी। कल अचानक से वो उसे लेकर मेहता निवास चला गया, जहां उसने उसे उसका घर वापस लौटाया और फिर रास्ते में वापस आते आते ही उसने उसे उसकी कंपनी भी वापस कर दी थी। उसके बाद कल रात को उन दोनों के बीच इतना कुछ हो गया था कि उसे इस बात का ख्याल तक नहीं रहा। सुबह उठकर जब वो फैशन हब गई तो एकदम सरप्राइजिंग रूप से उसे उसकी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट भी मिल गया और अपने उस नए क्लाइंट के साथ बातें करते करते ही आज उसे रात हो गई थी। तो बेसिकली उसे इस बारे में कुछ भी सोचने का वक्त ही कहाँ मिला था। कुछ सोचकर सोनल ने जवाब दिया। सिद्धार्थ तुम तो जानते ही हो मुझे इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने कभी कंपनी में कोई रोल प्ले किया है। सो आई होप कि तुम इस मामले में मुझे गाइड करोगे। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। एक्चुअली मैं भी वही कहना चाहता था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज लगभग खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह खड़ा करने के लिए नए सिरे से काम करना होगा। जब तक तुम खुद सारी जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं हो जाती तब तक मैं कंपनी को संभालने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट ओनली इफ यू ट्रस्ट मी। सिद्धार्थ की बात खत्म होते ही सोनल ने एकदम जल्दबाजी में जवाब दिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही सोनल को अपना प्यार न मिल पाया हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में अगर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर कर सकती थी तो वो सिद्धार्थ ही था। सोनल ने जिस तरीके से ये बात कही थी उसने सिद्धार्थ को सरप्राइज कर दिया था। ये बात होने से पहले सोनल ने एक बार भी नहीं सोचा था क्या वो वाकई उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है। ये सोचकर ही उसे अपने दिल में एक हलचल सी महसूस होने लगी थी। रियली? उसने कंफर्म करने के इरादे से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। इतना ट्रस्ट है मुझ पर? और अगर मैंने फिर से कंपनी को बर्बाद कर दिया तो? सिद्धार्थ ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए पूछा। मुझे पूरा यकीन है कंपनी अगर दोबारा बर्बाद हुई भी तो उसकी वजह तुम नहीं होगी। सोनल ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई।
वैसे अगर तुम्हारे पास कंपनी के लिए कोई नया आइडिया है तो उसे मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो, या फिर पहले की ही तरह तुम कंपनी के क्लोथिंग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हो। सोनल ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ सोचा तो मैंने भी यही है कि कंपनी के क्लोथिंग के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना सही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है ये सही आइडिया है? सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। वो भी जानता था कि सोनल अपने पेरेंट्स की कंपनी को वापस उसी तरीके से खड़ा करना चाहती है जैसा कि वो छोड़ कर गए थे। नो प्रॉब्लम, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसने सोनल की तरफ देखकर जवाब दिया। अब सोनल के चेहरे पर भी खुशी खुलकर नजर आने लगी थी। न केवल उसे उसकी कंपनी वापस मिल गई थी, बल्कि आज वो उसे वापस नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए प्लानिंग भी कर रही थी। सब कुछ उसके लिए किसी सपने के जैसा ही तो था। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने परेशान नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। तुम पहले से ही इतना सारा काम कर रहे हो, अब एक और कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर के ऊपर आ जाएगी। तुम्हें तो ठीक से आराम करने का वक्त ही नहीं मिल पाएगा सिद्धार्थ। सोनल को अपनी फिक्र करते देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। अब तक सोनल के बिहेवियर को लेकर जो टेंशन उसे हो रही थी ना, अब वो पूरी तरह दूर होने लगी थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा काम करने की वजह से परेशान हो जाऊंगा तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल की आंखों में कंफ्यूजन देखकर उसने आगे कहा, आज के बाद फिर कभी इतनी देर तक बिना बताए बाहर मत रहना प्लीज। इससे ज्यादा परेशान मुझे और कोई बात नहीं करती। सोनल ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा सिद्धार्थ। बाय द वे तुम मुझे फैशन हब में अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रही थी। सिद्धार्थ ने अब बात दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, हाँ तुम्हें पता है सिद्धार्थ, मुझे मेरे क्लाइंट के कॉन्सर्ट के लिए ड्रेस डिजाइन करनी है। सोनल ने एकदम एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया। उसे खुश देखकर अब सिद्धार्थ का भी मन हल्का हो गया था। ओहो, तो तुम्हारा क्लाइंट कोई सेलिब्रिटी है? इससे अच्छा स्टार्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। जस्ट डू इट वेल, हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सिद्धार्थ ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसके टच को फील करते ही एक बार फिर से सोनल की धड़कनें तेज होने लगी थी, लेकिन साथ ही सिद्धार्थ के वर्ड्स उसके दिल को सुकून पहुंचाने का भी काम कर रहे थे। सिद्धार्थ ने हमेशा ही उसे एनकरेज करने का काम किया था। वो हमेशा से ही यही चाहता था कि सोनल अपनी जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनी। ऐसे में उसकी थोड़ी सी तारीफ भी सोनल के लिए किसी एनर्जी टॉनिक की तरह काम करती थी, जिससे उसे हमेशा पहले से ज्यादा बेहतर करने का कॉन्फिडेंस मिलता था। और अब तो सोनल ने डिसाइड भी कर लिया था कि वो सिद्धार्थ को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अपनी लाइफ के इस पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने में वो अपनी जी जान लगा देगी और सिद्धार्थ के सामने साबित कर देगी कि जो भरोसा उसने उस पर दिखाया है वो गलत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मेरी सोनल के पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, सिद्धार्थ ने उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करते हुए कहा। लेकिन सोनल ने तो बाकी सारे वर्ड्स जैसे सुने ही नहीं थे। उसका ध्यान तो बस उन्हीं दो वर्ड्स पर अटक कर रह गया था, मेरी सोनल। क्या सचमुच वो उसे अपनी मानता है? एक पल में ही वो अपनी सारी उदासी भूल गई। कल रात सिद्धार्थ ने भले ही उसके लिए अपना कोई प्यार शो नहीं किया था, लेकिन आज उसके कहे ही दो शब्द उसे सैकड़ों प्रपोजल से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एक बार फिर से सोनल के मन में उन दोनों के रिश्ते को लेकर उम्मीदें जागने लगी थी। उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने जब उसे अपनी तरफ देखते देखा तो वो भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। सोनल की तरफ देखते हुए उसे अपने दिल में जो एहसास हो रहा था वो बस उसी में डूब जाना चाहता था। उसका दिल तो कर रहा था कि सोनल को इसी वक्त अपनी बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे। बहुत मुश्किल से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और बोला, सोनल, क्या तुम? इतना कहते कहते वो रुक गया। सोनल ने कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखा। हाँ बोलो सिद्धार्थ। मगर सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो सोनल से अपनी बात कहे। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो उसे कभी अपना पाएगी, क्या वो भी उसे कभी उतना ही प्यार कर पाएगी जितना कि वो उससे करने लगा है। लेकिन ये सब बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, या फिर शायद वो इस बात से डरता था कि अगर सोनल ने उसे ना बोल दिया तो वो एक बार फिर से टूट जाएगा। वो एक बार प्यार का दर्द झेल चुका था, अब दोबारा वो सब कुछ सहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। वो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या तुम्हें किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड बना तुम्हारा? सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपना सवाल बदल दिया। इस तरीके से वो जान भी जाएगा कि सोनल के मन में क्या चल रहा है और सोनल को उसकी फीलिंग्स का पता भी नहीं चलेगा। वहीं सोनल उसका सवाल सुनकर एकदम चुप हो गई थी। वो बस एक टक सिद्धार्थ के चेहरे को ही देखे जा रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी अभी सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद उसके मन में जो उम्मीदें जागी थी ना, वो एक बार फिर से टूट गई थी। आज अचानक वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए क्यों पूछ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उसने ना में अपना जवाब दिया तो शायद वो खुद उसके लिए कोई लड़का खोज कर ले आएगा और कहेगा कि सोनल प्लीज इससे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। क्या वो अब उससे पीछा छुड़ाने का सोच रहा है? ये ख्याल मन में आते ही सोनल का दिल बैठने लगा था। शादी से पहले ही सिद्धार्थ ने सोनल के सामने क्लियर कर दिया था कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी सोनल खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाई थी। मगर फिर कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने उसके प्यार वाली फीलिंग पर भी ये कहकर ब्रेक मार दिया था कि उसकी नजरों में सोनल एक अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और फिर एक दोस्त होने के नाते ही उसने सोनल को उसकी प्रॉपर्टी और उसकी कंपनी भी वापस दिलवा दी थी। यानी इस शादी से पहले उसने जितने भी वादे सोनल से किए थे उन सबको वो ऑलरेडी पूरा कर चुका था। तो क्या वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है? ये सब सोचकर सोनल के दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। तो क्या रात रात भर जागकर सिद्धार्थ ने इसलिए काम किया था ताकि जल्दी से जल्दी वो सोनल से किए अपने सारे वादे पूरे कर दे और फिर सोनल अपने रास्ते और वो अपने रास्ते? सोनल को चुप देखकर सिद्धार्थ ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गई तुम? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अपने दिल के दर्द को दबाते हुए सोनल ने धीरे से जवाब दिया,
मुझे नहीं बनाना है किसी को भी बॉयफ्रेंड, मैं अकेली ही ठीक हूँ। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। सोनल उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, ये तो उसके सामने क्लियर हुआ ही नहीं। उल्टा ये सवाल और खड़ा हो गया कि क्या अब सोनल को प्यार में ही कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, और अगर ऐसा है तो उसे सोनल और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए या नहीं। परेशानी से उसने अपना सिर पकड़ लिया। दूसरी तरफ उसे परेशान देखकर सोनल का शक यकीन में बदलने लगा था। जरूर सिद्धार्थ अपने किसी फ्रेंड के साथ उसे सेटल करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो उसके जवाब से उसे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। अब उससे और रहा नहीं गया। उसने सिद्धार्थ को टॉन्ट मारते हुए पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है? मगर सिद्धार्थ अपने ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि उसे सोनल की आवाज ठीक से सुनाई ही नहीं दी। कहते हुए उसने परेशानी में हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद तो उस छोटे से रूम में जैसे अर्थक्वेक आ गया। You liar, cheater, धोखेबाज, निकल जाओ यहाँ से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे तुम? गुस्से में सोनल जोर से चिल्लाई। सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले सोनल ने खुद ही उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। सोनल क्या हो गया तुम्हें? सिद्धार्थ ने शॉक्ड होते हुए पूछने की कोशिश की, मगर तब तक सोनल ने गुस्से में जोर से पटक कर दरवाजा बंद कर दिया था। उसने एक दो बार डोर नॉक कर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोनल ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हार कर वो वापस अपने रूम में चला आया। पिछले काफी दिनों से सिद्धार्थ के बहुत सारे काम ऑफिस में पेंडिंग पड़े थे, इसलिए अगले दिन उसे थोड़ी जल्दी ऑफिस के लिए निकलना पड़ गया था। मगर वहां भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान कल रात वाली बात पर ही चला जा रहा था। उसे तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सोनल किस बात पर उससे इतना नाराज हो गई कि उसने उसे धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाल दिया। उसने उससे कुछ कहने की कोशिश की थी जो वो ठीक से सुन नहीं पाया था। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे सोनल उसे बॉयफ्रेंड ना बनाने का कोई रीजन समझाने की कोशिश कर रही है। बेध्यानी में उसने हाँ में अपने सिर हिला दिया था और फिर जैसे वहां कोई धमाका हो गया हो। क्या कहा था उसने उसे? चीटर, धोखेबाज, हद है। वो जो जानना चाहता था वो तो जान नहीं पाया, उल्टा सोनल से गालियां और सुनने को मिल गई थी उसे। वैसे सोनल की भी क्या गलती थी? उस कमीने नमन सिंघानिया ने उसे जो धोखा दिया था, उसके बाद उसके लिए किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो गया था। तभी उसने बॉयफ्रेंड के सवाल पर ऐसे रिएक्ट किया। सिद्धार्थ के सामने डेस्क पर इस वक्त फाइलों का ढेर लगा हुआ था। पिछले 2 घंटों से वो उन फाइल्स को देख रहा था, लेकिन अब तक उसने एक भी फाइल नहीं पढ़ी थी। हाथों में पेन लिए अपने ख्यालों में डूबा वो उन फाइल्स में न जाने क्या क्या लिखता जा रहा था। वो अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे पता भी नहीं चला कब रोहित आकर उसके सामने खड़ा हो गया था। रोहित ने डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटते हुए कहा, सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर अर्जेंटली आपकी सिग्नेचर चाहिए। आप प्लीज एक बार इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। फिर मैं भी इसे कहते हुए उसकी नजर उसके डॉक्यूमेंट्स पर पड़ गई जिसे सिद्धार्थ इतनी देर से अपने सामने लिए बैठा हुआ था। उसने एक बार डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखा और शॉक्ड होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने अब तक उन पूरे डॉक्यूमेंट्स का कचरा कर दिया था। इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील की एग्रीमेंट कॉपी इस वक्त किसी बच्चे की रफ कॉपी की जैसी दिख रही थी। मगर उससे भी ताज्जुब की बात तो ये थी कि सिद्धार्थ को अब तक वहां रोहित की प्रेजेंस का एहसास तक नहीं हुआ था। रोहित ने भी थोड़ा पास आकर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक नजर डाली और पहले से भी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में सोनल का नाम लिख रखा था। रोहित ने बेबसी से एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। बेचारे सर, प्यार में क्या हाल हो गया है इनका? अरे मैंने तो सुना था कि शादी के बाद हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए प्यार कम होने लगता है, लेकिन यहाँ तो सर सोनल जी के प्यार में दीवाने होते जा रहे हैं। वो उनके साथ उनके घर में रहती है, हर रोज दिन रात वो उनको देखते रहते हैं, फिर भी सिर्फ 2 घंटे की जुदाई में इनका ये हाल हो गया। लेकिन अगर उनको अपना प्यार ही शो करना था तो हर किसी ब्लैंक पेपर पर करना चाहिए था ना। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने लव लेटर बनाकर रख दिया है। वैसे सर की भी क्या गलती? सोनल जी है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उनको देखकर अपने होश खो देगा। एक बार फिर से रोहित ने सिद्धार्थ के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए उसे उसके ख्यालों से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी एकटक डेस्क की तरफ देखते हुए अपना पेन उस डॉक्यूमेंट में चलाए जा रहा था। रोहित बेटा, ये है खूबसूरत लड़की से शादी करने के साइड इफेक्ट्स। अगर नौकरी प्यारी है तो कभी किसी खूबसूरत लड़की के प्यार में मत पड़ना भैया। सर तो खुद ही बॉस है, उनकी ऐसी 1000 गलतियां भी माफ हैं, लेकिन अगर तुझसे कहीं ऐसी कोई और गलती हो गई ना तो तू तो सीधा कपूर इंडस्ट्रीज के बाहर सड़क पर खड़ा नजर आएगा। इसके साथ ही रोहित ने एक झटके से सिद्धार्थ के हाथों से वो डॉक्यूमेंट छीन लिया। इतनी देर से आवाज लगाने के बावजूद सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर नहीं आया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स छीनते ही उसे तुरंत होश आ गया। What are you doing here? उसने झल्लाते हुए रोहित के ऊपर एक नजर डालते हुए पूछा, और जवाब में रोहित ने वो डॉक्यूमेंट उसके सामने कर दिया ताकि वो भी अपने उस क्रिएटिव लव लेटर को देख सके। सिद्धार्थ ने जब चारों तरफ बस सोनल का ही नाम लिखा हुआ देखा तो वो एकदम से स्पीचलेस हो गया था। ये क्या किया उसने? सोनल जी ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, वो आपके साथ आपके ही घर में रहती है, फिर भी आप उनको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं? रोहित ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखते हुए पूछा, मगर रोहित के सवाल का जवाब उसे सिद्धार्थ ने अपनी गुस्से से भरी नजरों से दे दिया। सिद्धार्थ का मूड खराब होते देखकर रोहित ने एक खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, I mean, इससे पता चलता है कि आप भाभी जी से कितना प्यार करते हैं। अचानक रोहित के वहां आ जाने और ये सब देख लेने से सिद्धार्थ एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। न जाने अब ये रोहित का बच्चा उसके बारे में क्या क्या सोचेगा। वैसे भी इसकी इमेजिनेशंस कुछ ज्यादा ही कमाल की होती हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ? सिद्धार्थ ने एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपको पता भी है मैंने पूरे 3 टाइम्स आपके केबिन का डोर नॉक किया था, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट जब मैंने यहाँ आपके सामने खड़े होकर भी आपसे बात करने की कोशिश की तब भी आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रोहित ने उसके गुस्से का जवाब एक स्माइल देते हुए कहा,
सिद्धार्थ से अब आगे और कुछ बोला नहीं गया। ये देखकर रोहित ने ही अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, इन पर अर्जेंटली आपके साइन चाहिए, आप प्लीज एक बार चेक तो कर लीजिए। इतना कहकर उसने अपने साथ लाई हुई फाइल को खोलकर उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर सिद्धार्थ के सामने डेस्क पर रख दिए। सिद्धार्थ ने एक सरसरी नजर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डाली, लेकिन उन्हें पढ़ने का उसका जरा सा भी मूड नहीं था। वैसे भी वो जितनी बार उसमें लिखे कंटेंट की तरफ देखता था ना, उसे उसमें सोनल का ही चेहरा नजर आने लगता था, जो उसकी तरफ देखकर ही स्माइल कर रही थी। ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया, आखिर क्यों मुझसे इतनी नाराज हो तुम, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने। रोहित को जब सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी तो उसने चौंकते हुए पूछा कि क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ भी झटके से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नथिंग। उसने डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए अपना पेन उठाया, मगर फिर अचानक से रुककर रोहित की तरफ देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, अच्छा भला इंसान अगर अचानक से तुमसे गुस्सा हो जाए या फिर उसका बिहेवियर एकदम से रूड हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है। व्हाट? रोहित उसका ऐसा अटपटा सा सवाल सुनकर शॉक्ड हो गया था। हालांकि सिद्धार्थ जब से प्यार में पड़ा था ना, तब से रोहित से ऐसे अजीबोगरीब सवाल करने लगा था, लेकिन फिर भी वो अचानक से उससे ऐसा कोई सवाल कर देगा, इसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? रोहित ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने परेशानी से भरकर एक गहरी सांस ली और अपने हाथ के इशारे से रोहित को चुप रहने को कहते हुए खुद डॉक्यूमेंट साइन करने लगा। सारे पेपर्स साइन करने के बाद उसने वो डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसे एक वार्निंग लुक देते हुए बोला, आगे से मेरे केबिन में आने से पहले और जोर से डोर नॉक करना, ठीक है? फिर चाहे डोर टूट ही क्यों ना जाए, समझे? समझ गया सो, रोहित ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओके, यू विल लीव नाउ। सिद्धार्थ ने वापस अपना ध्यान अपने सामने पड़ी एक दूसरी फाइल की तरफ लगाते हुए कहा, ओके सर, थैंक यू। कहते हुए रोहित जाने के लिए पलटा। साइन हो चुके हुए डॉक्यूमेंट्स को फाइल में वापस रखने से पहले उसने एक बार उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा और उसका मन हुआ कि अपने हाथ में पकड़ी उस फाइल से अपना सिर फोड़ ले। उसने वापस पीछे मुड़ते हुए एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो एक फाइल पढ़ने में बिजी था। सर, आपकी बॉडी तो यही है, लेकिन आपका दिल और दिमाग अभी तक भाभी जी के पास है। प्लीज उनके ख्यालों से बाहर आकर आप काम पर कंसंट्रेट कीजिए सर, ये डॉक्यूमेंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित ने लगभग रोने वाले अंदाज में उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोला, रोहित ने तुरंत उसके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख दिए और फिर जो कुछ सिद्धार्थ को दिखा उसे देखकर उसके खुद भी होश उड़ गए। अपने सिग्नेचर्स की जगह पर उसने सोनल का ही नाम लिख दिया था। अब वो बुरी तरह खुद पर ही झल्ला रहा था। ये देखकर रोहित के फेस पर एक नॉटी सी स्माइल आ गई थी। अब उसे सिद्धार्थ के इस अजीब से बिहेवियर का रीजन कुछ समझ में आने लगा था। सर, अभी अभी आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, कहीं उसका भाभी जी से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना? उसने शक भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। उसके सवाल पर सिद्धार्थ ने बस अपनी नजरें फेर ली और कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी चुप्पी ने ही रोहित के सारे जवाब दे दिए थे। उसने राहत की एक सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड सर, वरना मैं तो डर ही गया था कि न जाने आपको आज क्या हो गया है। वैसे आप कह रहे थे ना कि भाभी जी का बिहेवियर आज अचानक से चेंज हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो। कहते कहते रोहित रुक कर एकदम सीरियसली कुछ सोचने लग गया था। वो क्या? सिद्धार्थ ने बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हो सकता है परसों के इंसिडेंट से वो अभी तक सदमे में हूँ। अक्सर जब लड़कियां परेशान हो जाती है ना सर, तो उनका बिहेवियर ऐसे ही चेंज होने लगता है, रोहित ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने भी परेशानी से अपनी पीठ चेयर से टिका दी और एकदम सीरियस होकर इस बारे में सोचने लगा। उसे रोहित की बातों में पॉइंट नजर आ रहा था, वरना उसे ऐसा और कोई रीजन नजर नहीं आ रहा था जिसकी वजह से सोनल अचानक इतना स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाए। और फिर उसने तो खुद देखा था कि शांति भवन से वापस आने के बाद हॉस्पिटल में उसे कैसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब उसने थोड़ा रिलैक्स होते हुए रोहित की तरफ देखकर पूछा, तो फिर वो ठीक कैसे होगी? सर, अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, रोहित ने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बहुत सी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ी हैं जिसमें अक्सर हीरोइन के साथ ऐसी कोई ना कोई सिचुएशंस आ जाती हैं। ओह, सिद्धार्थ ने भी एकदम सीरियस होते हुए पूछा, तो फिर हीरो क्या करता है? ओह वेल, ऐसी सिचुएशन में तो हीरो अपनी हीरोइन के लिए कुछ ऐसा करता है जिससे उसे खुशी हो, या फिर वो उसे कहीं बाहर किसी रोमांटिक जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है ताकि वो अपने डर से बाहर निकल सके। या फिर रोहित रूम की छत की तरफ देखते हुए लगातार गेसिंग किया जा रहा था और सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था। दिल तो उसका कर रहा था कि वहीं रोहित को एक थप्पड़ लगा दे, मगर फिलहाल उसके अलावा और किसी से हेल्प मिलने की भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। सो अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, रोहित, तुम क्लियरली नहीं बता सकते हो कि मुझे क्या करना है, इतनी सारी सजेशंस क्यों दे रहे हो मुझे? सिद्धार्थ की नाराजगी को नोटिस करते हुए रोहित ने फौरन अपनी नजरें आसमान से नीचे उतारते हुए जमीन पर टिका दी और बोला, सर, मुझे पूरा यकीन है कि सारी सजेशंस काम करेंगी। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, भाभी जी डेफिनेटली उसके बाद आपकी दीवानी हो जाएंगी सर। आप आज उनके प्यार में खुद को भूलकर उनका नाम लिख रहे हैं, कल वो पूरे घर में आपके साथ आपका नाम लिखती नजर आएंगी सर। रोहित ने एक ही सांस में अपनी पूरी इमेजिनेशन की दुकान सिद्धार्थ के सामने खोलकर रख दी थी और अब सिद्धार्थ भी उसके दिखाए इन सुहाने सपनों में खोने लगा था। वो सोनल को उसकी सारी फेवरेट जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाएगा, उसके साथ गेम्स खेलेगा, उसे अच्छे अच्छे जोक सुनाएगा ताकि वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर खुलकर हंसे। अपने ख्यालों में उसे अब सोनल खिलखिलाकर हंसती हुई नजर आ रही थी। सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कि कब वो मुस्कुराने लगा था। उसने तो यहाँ तक इमेजिन कर लिया था कि इन सब के बाद सोनल एक दिन खुद आकर उसे अपने गले से लगा लेगी और उसे कहेगी, सिद्धार्थ आई लव यू। अपने ख्यालों में ही खोए हुए मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ ने जवाब दिया, आई लव यू टू। रोहित ने जब सिद्धार्थ को स्माइल करते हुए देखा ना, तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसने सिद्धार्थ के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कैसा लगा मेरा आइडिया सर? अब
अब तक सिद्धार्थ का मूड एकदम ठीक हो चुका था। उसने सीधे होकर बैठते हुए कहा, वेरी गुड, चलो इसी बात पर मैं आज तुम्हारी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यस यस यस। रोहित खुशी के मारे अपनी मुट्ठियां कसते हुए धीरे से बोला। उसने तो बस ऐसे ही सिद्धार्थ को ये सारी सजेशंस दे दी थी। उसे क्या पता था कि उसके इन सिंपल से सजेशन से सिद्धार्थ उसके ऊपर इतना मेहरबान हो जाएगा। उसे अच्छे मूड में देखकर रोहित ने एक और चांस लिया और अपना गला साफ करते हुए रोहित ने सिद्धार्थ से थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज में पूछा, सर वो मेरी 3 months की सैलरी। सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर कहा, मिल जाएगी। रोहित को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुशी के मारे लगभग उछलते हुए कहा, सर आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट बॉस हैं। मैं आज के बाद इससे भी ज्यादा मेहनत से काम करूंगा सर, ताकि आपको किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट ना हो। यस सर। सिद्धार्थ ने बिना कोई जवाब दिए वो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में देते हुए कहा, इसकी दूसरी कॉपी मुझे लाकर दो, मैं साइन कर देता हूँ। ओके? रोहित ने तुरंत उसके हाथ से डॉक्यूमेंट ले लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओके सर, मैं बस यूं गया और यूं आया। सिद्धार्थ ने भी अब फाइनली अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। अभी उसने एक फाइल को चेक करना शुरू ही किया था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फौरन कॉल रिसीव कर लिया और बोला, हाँ अमन बोल, क्यों कॉल किया है? प्रिया वापस आ गई है, हम सबने आज शाम की पार्टी प्लान की है, तो तू आ रहा है ना? अमन ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ ने भी खुश होते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी उसे रोहित की कही बात याद आ गई और उसने तुरंत अमन से पूछा, वैसे मैं सोच रहा था इस प्रिया की बच्ची को सोनल से मिलवा ही दूं, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अमन तो ये सुनकर और भी खुश हो गया था। अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट और ज्यादा मजा आएगा। तो तू एक काम कर, आज शाम सोनल को भी अपने साथ लिया। अब सिद्धार्थ को अपना मूड एकदम फ्रेश होता हुआ फील हो रहा था। उसने तो अब प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। रोज की तरह सोनल अपना काम खत्म कर फैशन हब के लिए निकल गई थी, लेकिन वहाँ करण को पहले से मौजूद देखकर वो हैरान रह गई। फैशन हब में आने वाले किसी भी कस्टमर से उनके डिजाइनर्स पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछते थे और फिर उनके हिसाब से उन्हें अपने आइडियाज बताते थे। अगर कस्टमर को वो आइडिया पसंद आता था तो उसी के हिसाब से ड्रेस के डिजाइन तैयार करके उन्हें उसका स्केच कस्टमर को दिखाना होता था। अगर कस्टमर को वो डिजाइन पसंद आ जाता था तो इट वाज ओके, अदरवाइज डिजाइनर को तब तक अपने डिजाइन रिवाइज करने पड़ते थे जब तक कि कस्टमर सैटिस्फाई ना हो जाए। मगर करण की तो बात ही अलग थी। उसने पंक्ति से साफ साफ कह दिया था कि उसे ड्रेस के डिजाइन को कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम चेक करना है। अब इसका तो एक ही सॉल्यूशन था कि सोनल उसके साथ ही रहकर उसकी ड्रेसेस डिजाइन करने का काम करे। पंक्ति ने भी उसे इसकी परमिशन दे दी थी और करण उसे फैशन हब से सीधा अपने म्यूजिक स्टूडियो में लेकर आ गया था। वैसे तो सोनल उसके लिए सिर्फ ड्रेस डिजाइनिंग का ही काम कर रही थी, लेकिन अगर कोई भी उन दोनों को साथ में देखता ना तो उसे यही लगता कि सोनल करण की गर्लफ्रेंड है। करण सोनल को दोपहर में ही अपने साथ यहाँ लेकर आ गया था। अब शाम होने को आई थी, लेकिन फिर भी सोनल एक भी अच्छा डिजाइन तैयार नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह कल रात वाला इंसिडेंट भी था। सोनल पूरी कोशिश करती थी कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखे, लेकिन वो चाहकर भी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे? सिद्धार्थ ने खुद कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसकी जिंदगी में वापस आ गई है और इसका सीधा मतलब यही था कि अब उसे सिद्धार्थ की जिंदगी से बाहर जाना पड़ेगा। ये ख्याल ही सोनल का दिल तोड़ने के लिए काफी था। अपने ख्यालों में डूबी वो बेतरतीब तरीके से ड्राइंग पेपर पर पेंसिल चलाई जा रही थी। तभी फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। सिद्धार्थ का फोन था। उसका सिद्धार्थ से बात करने का जरा सा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना फोन उठाया और उससे बात करने के लिए म्यूजिक रूम से बाहर आ गई। हेलो, कॉल रिसीव करके उसने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। सोनल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अमन और मेरे दोस्तों ने मिलकर आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है। उन्होंने मुझसे तुम्हें भी वहां लाने को कहा है। तुम तैयार रहना, ठीक है? सिद्धार्थ ने खुश होते हुए कहा। सिद्धार्थ में सोनल कुछ कह पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाऊंगा, बाय। कहते हुए सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सिद्धार्थ ने तो उसकी बात भी नहीं सुनी थी। वो जितना सिद्धार्थ से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, सिद्धार्थ उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। लेकिन सोनल जानती थी कि इन सबसे आखिर में सिर्फ उसे ही तकलीफ होगी। उसका बस चलता तो वो सारी जिंदगी सिद्धार्थ के साथ ही रहती और उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन अगर सिद्धार्थ ने खुद ही उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया तो क्या वो उसे रोक पाएगी? सिद्धार्थ के ऊपर अगर किसी चीज को पाने का जुनून सवार हो जाता था ना, तो उसे वो हर हाल में हासिल करके ही छोड़ता था। ये तो वो खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। ऐसे में अगर सिद्धार्थ उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहेगा तो क्या वो उसे रोक पाएगी? और फिर उसका प्यार भी तो एक तरफा है ना। उसे भले ही उसका प्यार ना मिल पाए, वो सिद्धार्थ को उसका प्यार पाने से कैसे रोक सकती थी? बुझे मन से हाथों में फोन लिए वो वापस म्यूजिक रूम के अंदर आ गई। हे मिस्टर डॉन, इतना सैड फेस क्यों बना रखा है? किसका कॉल था? करण ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो वहीं म्यूजिक रूम में एक सोफे पर बैठा हुआ अपने फोन में बिजी था। सोनल इस वक्त ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। इट्स जस्ट अ फैमिली कॉल, उसने जवाब दिया और वापस उस चेयर पर आकर बैठ गई जहां वो पिछले कई घंटों से बैठकर करण के सूट के डिजाइन तैयार करने की कोशिश कर रही थी। करण ने अपना फोन साइड रखा और उसके पास आते हुए पूछा, ओके, तो तुम्हारी इस फैमिली को क्या प्रॉब्लम है, वही बता दो। लेकिन सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका उदास चेहरा देखकर करण ने कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, काम कल कर लेना, ओके? इस बार सोनल ने उसकी तरफ देखकर एक फीकी सी स्माइल देते हुए जवाब दिया, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ओके, तो कोई अच्छा आइडिया मिला? उसने झुककर सोनल की बनाई हुई स्केच को देखते हुए पूछा। सोनल ने मुंह लटकाते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। सॉरी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। माय माइंड इज इन अ कंप्लीट मेस राइट नाउ। करण ने एक हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, वेल दैट्स व्हाट यू लुकिंग लाइक। फिर उसने एक स्माइल के साथ आकर सोनल के बगल में बैठते हुए कहा, तुम इस क्यूटी पाई का मूड खराब है। मतलब पहले मैडम का मूड ठीक करना पड़ेगा, वरना तो मेरा सूट डिजाइन होने से रहा। हाँ,
सोनल अब तक तो बस साथ थी, लेकिन जब उसने करण के मुंह से अपने लिए क्यूरी पाई सुना तो वो शॉक्ड हो गई। करण जब से उसे मिला था उसने एक बार भी उसे सोनल कहकर नहीं पुकारा था। जब पंक्ति ने उसे बताया कि वो फैशन हब में बतौर इंटर्न काम कर रही है तो उसे तब से मिस इंटर्न कहकर ही बुलाने लग गया था। लेकिन आज क्यूरी पाई वो कोई छोटा मोटा म्यूजिशियन तो था नहीं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। वहीं सोनल बस उसकी ड्रेस डिजाइनर थी, फिर भी वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। इन 2 दिनों में उसने जितना भी वक्त करण के साथ बिताया था ना, उसमें सोनल को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि वो किसी सुपरस्टार के लिए काम कर रही है। तो क्या ख्याल है क्यूटी भाई, शुरू करें? करण ने अपनी आंखों के इशारे से पूछा। क्या करना है, क्या करने वाले हो तुम? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वेट अ सेकंड, कहते हुए करण अपनी जगह से उठा और उस म्यूजिक रूम के कोने में रखे हुए एक बड़े से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंचा जो एक कपड़े से कवर किया हुआ था। उसके पास पहुंचकर करण ने रुककर एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर उस पर से कवर हटा दिया। करण ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे क्यूटी भाई, मीट माय वाइफ, मेरी दिल, मेरी जिगर, मेरा जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। है ना खूबसूरत? करण ने अभी जिससे सोनल को इंट्रोड्यूस करवाया था वो था एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पियानो। सोनल अपनी आंखें फाड़ी कभी उस पियानो को और कभी करण को देख रही थी। उसने बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये क्रिस्टल ग्रैंड पियानो था। स्टूडियो की खिड़की से सूरज की रोशनी आकर जब इस पियानो से टकराती थी ना तो उसकी चमक से पूरा स्टूडियो जगमगाने लगता था। ये पूरा स्टूडियो लगभग 200 स्क्वायर मीटर का था। ताज्जुब की बात थी कि इतने बड़े रूम में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बस यही पियानो ही नजर आ रहा था। अपने स्कूल टाइम में सोनल ने भी पियानो सीखा था। हालांकि इस बात को कई साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी इस पियानो को देख कर ना आज सोनल को ऐसा लग रहा था कि वो आज भी इसे अच्छी तरह बजा सकती है। इसे देखकर ही उसे समझ आ रहा था कि ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन क्वालिटी का पियानो है। नो वंडर इसे सोनल के सामने इंट्रोड्यूस करवाते वक्त करण का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों था। सोनल अपनी जगह से उठी और धीमे कदमों से चलती हुई उस पियानो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देखते हुए आखिर में सोनल की नजर उसके ऊपर प्रिंटेड बेक्स्टाइन के लेबल के ऊपर चली गई। सोनल को पियानो की अच्छी नॉलेज थी, इतना तो उसे भी पता था कि बेक्स्टाइन के पियानो बेस्ट क्वालिटी के और काफी महंगे भी होते हैं। इन शॉर्ट इसे किंग ऑफ पियानो भी कहा जाता है। सोनल को गौर से पियानो की तरफ देखते पाकर करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तुम्हें पसंद आया? इसे मैंने खास ऑर्डर देकर अपने लिए बनवाया है। मैं जहाँ चाहूँ इसे लेकर जा सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये पियानो यहाँ आया है मैं इसे अपने घर के अंदर लेकर नहीं जा पाया क्योंकि मेरे नए घर के दरवाजे का साइज इसके लिए काफी छोटा था। सो मुझे इसे रखने के लिए स्टूडियो को रेंट पर लेना पड़ा। सोनल ने एक बार स्माइल करते हुए करण की तरफ देखा और फिर पियानो की तरफ देखती हुई बोली, तुम तो बहुत अमीर लगते हो। करण ने हंसते हुए कहा, वेल थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ख्याल है, पियानो सीखना चाहोगी? पियानो किंग से पियानो सीखने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। सोनल ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें पियानो से हटाकर करण की तरफ डाली और बोली, मुझे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, वैसे बचपन में मैंने इसे प्ले करना सीखा था। रियली? करण हैरानी से उसके सामने बैठ गया। अब फिर तो आज और भी मजा आएगा। सुनना चाहोगी इसकी आवाज? सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण ने तुरंत उस पर प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है की धुन छेड़ दी। उस पियानो की सॉफ्ट आवाज उस खाली म्यूजिक स्टूडियो में गूंजने लगी थी। करण से मिलने से बाद से लेकर अब तक जिस तरीके से उसने बिहेव किया था उससे सोनल को एक बार भी ऐसा नहीं लगा था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी सीरियस होता होगा। लेकिन जब पियानो बजाते हुए उसने करण की तरफ देखा ना तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही इंसान को अपने सामने देख रही है। इस वक्त वो इतनी सीरियसली म्यूजिक प्ले कर रहा था जैसे कि उसे बाकी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। करण खुद जितना हैंडसम था उससे कहीं गुना ज्यादा उसका म्यूजिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। सोनल भी पियानो की उस धुन में खोसी गई थी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि पूरी दुनिया में उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों होगी। सोनल ने अपने स्कूल टाइम में कई सालों तक खुद भी पियानो की ट्रेनिंग ली थी। इससे वो अच्छे से समझ सकती थी कि इस वक्त करण जो धुन बजा रहा था उसमें कितनी परफेक्शन थी और फिर जिस गाने की धुन वो बजा रहा था वो तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था। उससे भी बड़ी बात, ये गाना सोनल के दिल की हालत को बखूबी बयान कर रहा था। सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता था, ये बात जानते हुए भी वो खुद को उससे प्यार कर पाने से रोक नहीं पा रही थी। गाने को सुनते हुए वो इमोशनल होने लगी थी। अचानक करण ने उसकी तरफ मुड़ते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने करीब खींच लिया। सोनल उसके सडन मूव से बुरी तरह चौंक गई थी। ना चाहते हुए भी वो उसके पास जाकर बैठ गई। अब मुझे तुम्हारा भी म्यूजिक सुनना है क्यूटी भाई, लेट्स प्ले इट टुगेदर। करण ने उसे पियानो बजाने का इशारा करते हुए कहा। सोनल पिछले कई सालों से अपनी स्टडीज में इस कदर बिजी हो गई थी कि उसने एक बार भी पियानो को हाथ नहीं लगाया था। और आज जब इतने सालों के बाद वो पियानो बजाने जा रही थी तो करण जैसे बेस्ट म्यूजिशियन के लिए, जिसे लोग पियानो प्रिंस के नाम से भी जानते थे, उसके सामने पियानो बजाते हुए सोनल पूरी तरह नर्वस हो रही थी। उसने हिचकिचाते हुए जैसे ही पियानो के ऊपर अपना हाथ रखा, अचानक डोरबेल बजने की आवाज से पूरा म्यूजिक रूम गूंज गया। अब इस वक्त कौन आ गया यार? शायद मेरा असिस्टेंट होगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। कहते हुए करण उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। करण के जाते ही सोनल ने धीरे धीरे पियानो कीज को अपनी उंगलियों से हल्के से टच करना शुरू किया। एक मीठी सी धुन कमरे में गूंजी और इसके साथ ही सोनल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। ना जाने कितनी यादें जुड़ी थी उसकी पियानो और धुन के साथ। अपने ख्यालों में खोई हुई सोनल बचपन में याद की हुई एक धुन को बजाने की कोशिश कर रही थी कि उसे दरवाजे पर करण की आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? सोनल कहाँ है? सिद्धार्थ ने अंदर देखने की कोशिश करते हुए पूछा। सिद्धार्थ की आवाज सुनते ही सोनल घबराकर एक झटके से पियानो छोड़कर खड़ी हो गई। करण ने कंफ्यूज होते हुए एक बार अंदर की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा, तुम क्यूरी बाई से मिलने आए हो? अब तक तो सिद्धार्थ ने करण की तरफ देखा तक नहीं था।
लेकिन जैसे ही उसने करण के मुंह से क्यूरी पाई वर्ड सुना, उसकी नजरें करण के ऊपर जाकर स्थिर हो गई थी। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक करण को घूर कर देखा, जो दिखने में काफी हैंडसम और रिच लग रहा था। क्यूरी पाई, हाँ, तो इतनी सी देर में इस आदमी ने सोनल के लिए एक क्यूट सा निकनेम भी डिसाइड कर लिया था। सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। उसे चुप देखकर करण ने कंफ्यूज होते हुए अपना सिर खुजाया और फिर अंदर की तरफ मुड़ते हुए जोर से बोला, हे क्यूरी पाई, कोई तुमसे मिलने आया है। मगर उसकी आवाज सुनने के बाद भी सोनल अपनी जगह से नहीं हिली। कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया था, तब सोनल ने उसे अपनी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो फिर आखिर सिद्धार्थ यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन उसने अभी अभी क्लियरली सुना था, वो सिद्धार्थ की ही आवाज थी। सिद्धार्थ ने कुछ पलों तक वेट किया, लेकिन जब सोनल बाहर नहीं आई तो वो बिना करण की परमिशन की वेट किए सीधे म्यूजिक रूम के अंदर चला आया। अंदर जाकर जब उसने सोनल को पियानो के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। अभी कुछ देर पहले जब उसने सोनल को कॉल पर बताया था कि वो उसे लेकर अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहता है, तो सोनल ने बिना एक भी पल गंवाए उसके साथ आने से मना कर दिया था। उसके बाद सिद्धार्थ ने रोहित से फैशन हब में कॉल करके सोनल को आज हाफ डे दिलवाने के लिए कहा, लेकिन वहां कॉल करने के बाद पता चला कि सोनल तो वहां से कब की निकल चुकी है। उसने रोहित से उसकी लोकेशन निकालने को कहा और फिर सीधा करण के घर पर उसे लेने आ गया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ सोनल के करीब आता जा रहा था, सोनल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सोनल के पास आकर रुकते हुए उसने एक बार अपनी नजरें घुमाकर इस पूरे हॉल को देखा। इस छोटे से हॉल में बस एक ओपन किचन और एक बाथरूम था। कुछ जरूरत के सामान के अलावा बस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पड़े हुए थे और इस पूरे स्टूडियो में सिवाय करण और सोनल के और कोई नहीं था। ऑफ कोर्स करण उसका कस्टमर था, लेकिन फिर भी काम करने का ये तरीका सिद्धार्थ को किसी भी तरह हजम नहीं हो रहा था। और फिर जिस जगह सोनल बैठी हुई थी, उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि कुछ देर पहले तक करण भी उसके साथ वहीं पर बैठा हुआ होगा। ये सब सोचकर सिद्धार्थ का ब्लड बॉइलिंग पॉइंट तक चला गया था। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी। एक झटके से झुकते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। चलो यहाँ से। जिस मजबूती से सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उससे सोनल को दर्द होने लगा था। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ को धक्का दे दिया। सिद्धार्थ को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसने सोनल का हाथ छोड़ दिया। कुछ पलों तक सोनल की आंखों में देखते रहने के बाद उसने कहा, सोनल, इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चलो। सोनल ने एक बार भी उसे नजरें नहीं मिलाई और नीचे जमीन की तरफ देखते हुए ही जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरा काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो लगभग चिल्ला पड़ा, काम? लेकिन फिर जब उसे फील हुआ कि उसके गुस्सा करने से सोनल घबरा रही है, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए शांत आवाज में बोला, एक ही दिन में सब काम खत्म कर लेना जरूरी नहीं है। तुम अपना काम कल कर लेना, वहां मेरे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार सोनल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप अपने सामने रखे पियानो को देखती रही। करण भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे अंदर तक आ गया था। वो हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। सोनल को चुप देखकर उसने पूछा, ये कौन है क्यूरी भाई, और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? सिद्धार्थ ने अब अपनी कहर भरी नजरों से करण की तरफ देखा। उसका बस चलता तो वो अपनी जलती हुई नजरों से ही आग उगलकर करण को जला देता, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आंखों में ऐसा कोई फीचर नहीं था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे इस बात पर आ रहा था कि उसके सामने ही करण बार बार उसकी वाइफ को क्यूरी पाई कहकर बुला रहा था। अभी कल ही तो सोनल को ये प्रोजेक्ट मिला था, 2 दिन भी नहीं हुए थे उसे सोनल के साथ काम करते हुए, और वो उसका इतना करीबी हो गया था कि उसे ऐसे क्यूट से निकनेम देने लगा। वो ये मेरा कजिन है, सोनल ने अटकते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इस वक्त उसे सोनल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था वहीं पर उसका गला दबा दे। हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की उसे अपना कजिन बुलाने की? वो उसे अपना हस्बैंड भी तो बता सकती थी। चलो ठीक है, हस्बैंड ना सही पर अपना फ्रेंड तो बता ही सकती थी ना, कजिन कहने की क्या जरूरत थी? सोनल ने घबराते हुए एक बार अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो अंदर तक कांप गई। सोनल का जवाब सुनकर अब करण ने रिलैक्स होकर एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, ओह, सो ये है तुम्हारा फैमिली कॉल। सो डियर कजिन, अगर तुम आज शाम को फ्री हो तो तुम भी हमारे साथ डिनर के लिए चल सकते हो। फिर उसने सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्यूरी भाई, कल हमने जिस रेस्टोरेंट में डिनर किया था वो यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है, तुम कहो तो मैं आज भी वहाँ टेबल बुक कर लेता हूँ। मगर उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से पैनिक होने लगी थी। उसने डरते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जिसका गुस्सा कहीं से भी कम नहीं हो रहा था। उल्टा अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। कल रात उसने सिद्धार्थ से जो झूठ बोला था वो अब पूरी तरह खुलकर उसके सामने आ गया था। हालांकि सिद्धार्थ भी जानता था कि सोनल ने उससे झूठ बोला था, लेकिन उसने उसे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया। इतनी लेट नाइट तक डिनर के लिए घर से बाहर थी। इतना ही नहीं, घर वापस आने के बाद उसका बिहेवियर भी पूरी तरह चेंज हो गया था। बात इतने पर भी खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन इसके बाद आज फिर से वो ऑफिस छोड़कर इस आदमी के साथ अकेली यहाँ इस म्यूजिक स्टूडियो में पूरे दिन मौजूद थी। और अब उसने सिद्धार्थ के साथ उसके फ्रेंड्स की पार्टी में भी चलने से साफ साफ मना कर दिया था। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ये सोचते ही सिद्धार्थ का दिल घबराने लगा था। लेकिन कल जब उसने सोनल से बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में पूछा था तो उसने साफ इनकार कर दिया था। तो क्या कल रात सोनल ने उससे झूठ बोला था, शायद इस डर से कि सच जानकर वो उससे नाराज हो जाएगा? सिद्धार्थ के दिल और दिमाग में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई थी। जहां तक उसे पता था, सोनल इस आदमी को सिर्फ 2 दिनों से ही जानती थी, और इतने कम समय में कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है? और आज की डेट में लव एट फर्स्ट साइट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? सिद्धार्थ
सिद्धार्थ ने बेबसी से एक बार फिर करण की तरफ देखा। करण भी काफी हैंडसम था। ये देखकर अब वो थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगा था। सिद्धार्थ को खुद पर तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके चार्म के आगे ये लड़का कहीं भी नहीं ठहरने वाला था, लेकिन उसे सोनल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अपनी जिंदगी में आज तक इस लड़की ने खुद के लिए एक भी सही डिसीजन नहीं लिया है। कोई हैरानी नहीं होगी अगर इस लड़की को सिद्धार्थ की जगह ये लड़का पसंद आ जाए। ऊपर से सोनल की चुप्पी से वो और ज्यादा इरिटेट हो रहा था। उसने सीधे सोनल की आंखों में देखते हुए इस बार एकदम सख्त आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? मगर सोनल ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सिद्धार्थ की इरिटेशन और बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ बोल सकता हूँ? करण ने आखिर बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, मिस्टर कजिन, क्योंकि भाई शायद आपके साथ आना नहीं चाहती, सो व्हाई डोंट यू गो फर्स्ट? मैं डिनर के बाद इसे घर छोड़ दूंगा। करण ने सजेशन देते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और लगातार सोनल की आंखों में देखते हुए इस बार एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ सोनल, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? सोनल बिना कोई जवाब दिए पीछे की तरफ मुड़ने लगी। बिना कुछ कहे उसने जता दिया था कि वो सिद्धार्थ के साथ नहीं आना चाहती। वैसे भी सिद्धार्थ का प्यार उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। ऐसे में वो उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहता है? उसे तो अब अपना पूरा फोकस उस लड़की के ऊपर करना चाहिए। सिद्धार्थ से ये सब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोनल को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ भी कर सकता है। घबराहट में वो छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए जोर से चिल्लाई, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। करण भी ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ का रास्ता रोकने की कोशिश की। हे यू, छोड़ो इसे, जस्ट शट अप। सिद्धार्थ ने गुस्से में उसके ऊपर एक नजर डालते हुए तेज आवाज में कहा और सोनल को अपने हाथ में उठाए हुए तेजी से वहां से निकल गया। सोनल ने उसके सीने में मुक्के मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। इरिटेट होकर वो चिल्लाई, तुम ना कभी-कभी एकदम जंगलियों की तरह बिहेव करते हो, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इस वक्त जैसे खून सवार था। दिन भर रेस्ट करने के बाद अब उसका पैर पहले से काफी बेटर हो चुका था, इसलिए सोनल को उठाकर चलने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। अपने हाथ में उसे उठाए हुए वो गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर सोनल को उसके अंदर लगभग धकेल दिया। इसके साथ ही वो खुद भी अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोनल तुरंत संभलते हुए सीट पर बैठ गई और इसके साथ ही दूसरी साइड से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया ना, सिद्धार्थ ने तुरंत लॉक बटन प्रेस कर दिया। 2-4 बार कोशिश करने के बावजूद जब सोनल दरवाजा नहीं खोल पाई तो वो पैनिक होकर चिल्लाने लगी, सिद्धार्थ ये क्या तरीका है किसी को अपने साथ लाने का? ऐसे गुंडे मवालियों की तरह हरकतें करना बंद करोगे प्लीज? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। गाड़ी की स्टीयरिंग को अपने दोनों हाथों से थामे हुए सिद्धार्थ चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था। अब तक उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसका चेहरा भी एकदम सख्त था। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने शांत आवाज में सोनल से पूछा, क्या पसंद आ गया तुम्हें उस नमूने में? What? सोनल ने शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखा। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक नकली स्माइल आ गई थी। उसने लगभग टॉन्ट मारने वाले अंदाज में कहा, Why are you so shocked? प्यार करती हो ना तुम उससे? मैं बस वही जानना चाहता हूँ, ऐसा भी क्या पसंद आ गया तुम्हें उस नमूने में? सोनल ने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ प्लीज, अब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ने अब गुस्से से अपने दांत पीसते हुए एक नजर उसके ऊपर डाली और बोला, For really? मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ? वो आदमी तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, तुम उसके लिए पियानो प्ले कर रही हो और तो और उसके सामने अपने अच्छे खासे हस्बैंड को तुमने अपना कजिन बना दिया और तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों कहा तुमने ऐसा? सिद्धार्थ को अपने इतने करीब देखकर सोनल के दिल की धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगी थी। सिद्धार्थ, मैं... सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरी उसकी आंखों में देखते ही सोनल की जुबान लड़खड़ा गई। करण ने तो वैसे भी उसकी कल रात की पूरी पोल पट्टी सिद्धार्थ के सामने खोलकर रखती थी। अपना झूठ पकड़े जाने के कारण वो सिद्धार्थ से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अब सिद्धार्थ बस कुछ ही दिनों के लिए उसकी लाइफ में रहने वाला है, लेकिन इन कुछ दिनों में भी वो उसे गलत समझे ये उसे मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल रात में करण के साथ डिजाइन डिस्कस कर रही थी। ज्यादा देर हो जाने की वजह से वो मुझे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया था। वहां हमने साथ में डिनर किया, दैट्स इट। एक पल को रुककर उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, और जहां तक पियानो प्ले करने की बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बचपन में मैंने भी पियानो सीखा था। जब ये बात करण को पता चली तो उसने मुझे पियानो प्ले करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उससे पहले ही तुम आ गए। सोनल ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए उसे सिद्धार्थ का दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने दिल का वो क्या करता जो अनकंडीशनली सोनल के ऊपर ट्रस्ट करता था। और फिर अभी जो उसने अपनी आंखों से देखा था उससे वो भी अभी नाराज था। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी सारी बात, लेकिन तुम्हें उससे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारा कजिन हूँ? कुछ और भी तो कह सकती थी ना तुम। सिद्धार्थ की आवाज में अब भी नाराजगी झलक रही थी। वो तो बस इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे खुद कहा था कि इस शादी के बारे में मैं सबसे छिपाने के लिए बाकी लोगों के सामने तुम्हें जैसे चाहे वैसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। उस वक्त जो मेरे दिमाग में आया मैंने वही बोल दिया। सोनल ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से जवाब दिया, और फिर अभी जो सिचुएशन तुम्हारे साथ है उसमें मैं तुम्हें अपना कजिन बुलाऊं या कुछ और, क्या फर्क पड़ता है? सोनल ने उदास होते हुए कहा। उसे तो यही लग रहा था ना कि सिद्धार्थ उसे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा है। मेरी सिचुएशन, तुम्हें कुछ पता भी है मेरी सिचुएशन का इस वक्त?
सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा। सोनल तो समझना ही नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उससे कितना प्यार करता है। सिद्धार्थ में सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप हो जाने पर मजबूर कर दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने सोनल की आंखों में देखते हुए कहा। तुम कल ही फैशन हब जा रही हो और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रही हो। व्हाट? सोनल ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम उसके साथ रहना चाहती हो? सिद्धार्थ कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हो? सोनल ने अब परेशान होते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, समझी तुम? उसने सोनल को धमकाने वाले अंदाज में कहा। देखो सिद्धार्थ, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंच जाओ प्लीज। मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और फिर ये मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ, मैं इसे ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकती हूँ? सोनल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें उसकी ड्रेस डिजाइनिंग का काम छोड़ना भी पड़े तो तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा, राइट? और जहां तक काम की बात है तो उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दूंगा सोनल। कुछ सोचकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, यहाँ पर तुम चाहो तो तुम खुद अपनी कंपनी के लिए भी काम कर सकती हो। तुम्हें बस ड्रेस डिजाइन करनी है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, सोनल ने मुंह लटकाकर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा। वो किसी भी तरह अब और सिद्धार्थ पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी और अब उसके आगे का पूरा फ्यूचर इसी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता था। सो इसे तो वो किसी भी हालत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। लेकिन सिद्धार्थ ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। उसे अब यकीन होने लगा था कि सोनल करण के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए इतना समझाने के बावजूद वो किसी भी तरह उसका काम छोड़ने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ की नाराजगी और उसके बात करने के तरीके से सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे करण से जलन हो रही है, जैसा अक्सर हर लड़के को अपनी फ्रेंड के साथ किसी और आदमी को देखकर होती है। शायद इसलिए वो प्रोटेक्टिव हो रहा है। उसकी नजरों में गुस्से को महसूस कर सोनल ने फिर कहा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बिलीव मी, मेरे लिए सिर्फ मेरा कस्टमर है और कुछ नहीं। तुम भी तो अपने काम के सिलसिले में फीमेल कस्टमर्स के साथ डील करते होगे ना। देखो, अगर मैं कहूंगी तो क्या तुम उन लड़कियों के साथ डील करना बंद कर दोगे? बोलो। सोनल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन फिर वो सिद्धार्थ का जवाब सुनकर सरप्राइज हो गई। हाँ, तुम कहकर तो देखो, किसी फीमेल कस्टमर से डील करना तो दूर, मैं कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने यह बात एकदम सीरियसली कही थी। सोनल तो एक टक बस उसके चेहरे की तरफ ही देखती रह गई, मगर फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझसे एकदम सच्चा वाला प्यार करते हो। सिद्धार्थ उसे बताना चाहता था कि वाकई वो उससे सच्चा वाला प्यार करता है, लेकिन उससे पहले ही सोनल ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहने वाली हूँ। प्रोफेशनल लाइफ को अगर पर्सनल लाइफ से अलग ही रखा जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात, तुम अगर मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे भी तो भी मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ने वाली हूँ। सोनल की बात सुनकर गुस्से में सिद्धार्थ की मुट्ठियां कसने लगी थी। सिद्धार्थ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। कस्टमर की नीड्स के मुताबिक ड्रेस डिजाइन करने के लिए हमें उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ती है। फैशनेबल कपड़ों की जरूरत जितनी लड़कियों को होती है उतनी ही लड़कों को भी होती है। जाहिर है मुझे आगे चलकर मेल और फीमेल दोनों कस्टमर्स के साथ डील करना होगा। सिद्धार्थ ने तुरंत परेशानी से भरकर जवाब दिया, तो तुम लेडी स्पेशल फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन जाती? तुम्हें क्या जरूरत है लड़कों के लिए कपड़े डिजाइन करने की? सिद्धार्थ जब अपनी जिद पर आ जाए ना तो फिर उसे समझाना कितना मुश्किल हो जाता है कि सोनल आज खुद फील कर रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, ऑफ कोर्स जो तुम कह रहे हो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती सिद्धार्थ। मैं अपने टैलेंट या काम को किसी एक दायरे में बांधकर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं हर तरह की ड्रेसेस की डिजाइनिंग कर सकूं। और फिर तुम जो मुझसे करने के लिए कह रहे हो उसमें मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है सिद्धार्थ। सो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगी। सिद्धार्थ अब बुरी तरह झल्ला गया था। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं? कभी उसने ही सोनल से कहा था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई उससे जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करवाना चाहे तो उसे पलट कर जवाब देने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी इन सजेशंस को ये लड़की उसी के ऊपर आजमाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आज पहली बार सोनल ने उससे बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे इतनी सारी बातें कही थी, और तो और उसके इतना कहने के बावजूद भी वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हो रही थी। सोनल ने भले ही अपने डिसीजन के सपोर्ट में उसे इतने सारे लॉजिक्स गिनवा दिए थे, लेकिन उन सबका कंक्लूजन तो एक ही था ना, और वो ये कि वो उसके मना करने के बावजूद करण आहूजा के साथ काम करने वाली थी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि उस रॉकस्टार के ऊपर दिल आ गया है तुम्हारा? तुम उसके लिए ड्रेस डिजाइन इसलिए कर पा रही हो क्योंकि तुम फैशन हब में पार्ट टाइम जॉब करती हो। अगर ये जॉब ही तुम्हारे पास नहीं रही तो? सिद्धार्थ ने उसे धमकाते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? ये जॉब तुम्हारे हाथ से चली जाए? उसकी बात सुनकर सोनल अंदर तक कांप गई। सिद्धार्थ क्या कुछ कर सकता है ये तो वो पहले ही देख चुकी थी, लेकिन वो उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है ये सुनकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ ने हमेशा उसका साथ दिया था। इस जॉब के लिए भी परमिशन उसने खुद ही दी थी, और आज वो खुद ही इसे छीनने की बात भी कर रहा था। अब उसका प्यार उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। शायद इसलिए अब उसे सोनल की जरा भी परवाह नहीं रह गई है। कि अब सोचते हुए सोनल को रोना आ रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें रोकते रोकते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके बहते आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ को भी अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो इस वक्त कमजोर पड़ गया ना तो शायद हमेशा के लिए सोनल को खो देगा। इसलिए उसने उसे कंफर्ट देने की कोशिश नहीं की, उल्टा बेरुखी से उसकी तरफ देखकर पूछा, अब रो किस लिए रही हो तुम? उस नमूने से फिर कभी मिल नहीं पाओगी इसलिए?
धीरे से सुबकते हुए सोनल ने खुद ही अपने आंसुओं को पूछ लिया, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कल सुबह तुम जाकर खुद इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें मना कर क्या होगी, समझी? सिद्धार्थ ने उसे सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा, वरना आगे की बात उसने जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। रोने की वजह से सोनल का गला बैठ गया था। बड़ी मुश्किल से अपना सिर ना में हिलाते हुए उसने कहा, मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। सिद्धार्थ ने अब अपनी नजरें उसकी तरफ से हटाकर सामने की तरफ कर ली थी। It's totally up to you। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, आज हम बाहर ही डिनर करेंगे। इतना कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिद्धार्थ सोनल को लेकर सीधे होटल ड्रीम पैलेस में आ गया। वहां उसने अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। इस वक्त वो दोनों जिस डाइनिंग टेबल पर बैठे थे उसकी कैपेसिटी कम से कम 20 लोगों की थी। पूरी टेबल पर तरह तरह की डिशेस सजी हुई थी। सिद्धार्थ ने सब कुछ सोनल की पसंद का ही ऑर्डर किया था। सिद्धार्थ को खाना सर्व करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उसने एक एक करके लगभग सारी डिशेस सोनल की प्लेट में डाल दी। प्लेट में जाने के बाद सारी डिशेस एक दूसरे में ही मिक्स हो गई थी। उसने प्लेट सोनल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो जल्दी से कुछ खा लो। सोनल ने अब तक रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। न जाने किन ख्यालों में उलझे हुए वो बस चुपचाप अपने सामने रखी प्लेट को ही देखे जा रही थी। सिद्धार्थ ने एक बार उसकी तरफ देखा। आज वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद सोनल का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ था। अपनी इरिटेशन को काबू करते हुए उसने खुद अपनी प्लेट में खाना सर्व किया और एक बार फिर से सोनल के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, खाना खाओ सोनल। सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार सिद्धार्थ ने अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए प्यार से पूछा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी और रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। मगर सोनल ने अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। ओके, मुझे बताओ क्या खाना है तुम्हें, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, साउथ इंडियन? अरे यार कुछ तो बोलो। सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा एक काम करते हैं, आज हम लोग कपूर मैंशन चलते हैं। वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शैली आंटी कितना बेस्ट खाना बनाती है और मेरी मॉम कैसे उनका बनाया सारा खाना खराब करती है। आई एम श्योर इसके बाद तुम फिर कभी मॉम को कुकिंग के मामले में सपोर्ट नहीं करोगी। सिद्धार्थ ने मजाकिया लहजे में कहा। वो बस किसी भी तरह सोनल का मूड ठीक कर उसे हंसाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सोनल के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। सिद्धार्थ चाहे कुछ भी बोले या पूछे वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही है। ये देखकर अब सिद्धार्थ का पेशेंस खत्म होने लगा था। आखिर में उसने गुस्से से अपना स्पून टेबल पर पटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल तो कर रहा था कि सोनल को जोर से डांट लगा दे, मगर उसे गुस्से में डिनर टेबल से उठता देखकर सोनल एकदम से सहम गई थी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ उसे कुछ भी नहीं कह पाया। सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल के ऊपर डाली और मन ही मन खुद पर झल्लाने लगा, क्या करूं मैं इस लड़की का? अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर एक स्माइल के साथ सोनल के सामने आते हुए बोला, तुम्हें पियानो प्ले करना अच्छा लगता है ना? चलो हम इसी वक्त चलकर तुम्हारे लिए एक पियानो खरीदेंगे। सिद्धार्थ ने सोनल को आगे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसे लेकर सीधे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के शोरूम में आ गया। सिद्धार्थ ने वहां रखे सारे पियानो पर एक नजर डाली और सोनल से पूछा, देखो इनमें से तुम्हें कोई अगर पसंद है तो तुम अभी ले लो, कल मैं तुम्हारे लिए जर्मनी से बेस्ट क्वालिटी का पियानो ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को कैसे समझाए। उसे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो और सिद्धार्थ अलग होने वाले हैं, फिर वो क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? तब तक वहां शोरूम का मैनेजर भी आ गया था। उसने उनके सामने आते हुए एकदम पोलाइटली कहा, सर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे शोरूम में ही आपको बेस्ट क्वालिटी के पियानोस मिल जाएंगे। आप प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, आपको किस तरह का पियानो चाहिए? अगर यहाँ मौजूद पियानो आपको पसंद नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं सर, मैं हेडक्वार्टर से कहकर उसे आपके नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज करवा दूंगा। सोनल ने अब परेशानी से मैनेजर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी पियानो की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ चलो यहाँ से। इतना कहकर वो बिना सिद्धार्थ का वेट किए शोरूम के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गई। गॉड, आखिर शादी क्या है ये लड़की? सिद्धार्थ रॉय कपूर, बहुत शौक था ना तुझे शादी करने का, अब उसके साइड इफेक्ट्स को भी झेलने के लिए तैयार है। ये लड़की सीरियसली मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ेगी। सिद्धार्थ ने परेशानी से एक बार अपने बालों में हाथ फेरा और फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर उसके हाथ में अपना कार्ड देते हुए बोला, आपके शोरूम में जो भी सबसे एक्सपेंसिव और बेस्ट क्वालिटी का पियानो है उसे इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा। कल शाम कपूर इंडस्ट्री से आकर आप अपना चेक ले सकते हैं। इतना कहकर वो भी तेजी से सोनल के पीछे एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गया। सोनल के पास आते हुए उसने एक बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और बोला, देखो अभी हमारे पास काफी टाइम है, चलो यहीं पास में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, हम वहां चलते हैं। इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया। सोनल अगर रोज रोज भी उसके साथ ऐसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खाना चाहे ना या बाहर घूमना चाहे तो वो उसके लिए तैयार था। वो उसके लिए दुनिया भर के सारे पियानो भी खरीद सकता था। वो करण का बच्चा क्या समझता है, इतनी आसानी से वो उसकी वाइफ को बाहर डिनर कराकर और अपने लाखों का पियानो दिखाकर इंप्रेस कर लेगा? सिद्धार्थ रॉय कपूर के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्धार्थ मन ही मन चिढ़ते हुए यही सब सोच रहा था जब सोनल ने उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। What happened? सिद्धार्थ मुझे अब और कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ,
बिना उससे नजरें मिलाए दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। हॉस्पिटल में रात बिताने के दौरान जब सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया था तो फिर भी उसने एक बार अपने दिल को समझा लिया था कि शायद सिद्धार्थ थका हुआ होगा। साथ ही वो इंजर्ड भी था, ऐसे में उसका ध्यान इन सब बातों पर पॉसिबली नहीं गया होगा। लेकिन कल रात जो उसने कहा था उसके बाद सोनल को अब ये यकीन हो गया था कि वो बस एक तरफा प्यार वाले सिचुएशन में जा रही है। अब तो उसे सिद्धार्थ के साथ एक पल बिताने में भी डर लग रहा था। क्या पता सिद्धार्थ उसकी केयर करने और उससे प्यार जताने के स्वीट एफर्ट्स के बाद उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कह दे। नहीं, वो जितना हो सके सिद्धार्थ से दूर रहेगी ताकि सिद्धार्थ को उससे इस बारे में कोई बात करने का मौका ही ना मिले। एटलीस्ट इस तरीके से उन दोनों का रिश्ता तो बचा रहेगा। जितनी देर वो सिद्धार्थ के साथ रहती थी ना, हर वक्त उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि वो सिद्धार्थ की जिंदगी में बस कुछ दिनों की मेहमान है। करण के साथ अकेले काम करने में शुरू में वो खुद भी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अपने दिल के दर्द को कम करने का बस यही एक बेस्ट तरीका है। खुद को काम में बिजी करके वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे वो भी नहीं करने दे रहा था। और तो और उसका बर्ताव भी सोनल को लेके अब नॉर्मल लग रहा था। क्या उसे फाइनली गुड बाय कहने से पहले वो उसे कॉम्पेंसेशन देने की कोशिश कर रहा था? ऑफ कोर्स उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा से रहा है। जब वो पहली बार सिद्धार्थ से होटल ड्रीम पैलेस में मिली थी तभी तो उसने पिछली रात की गलती के कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसे पूरे 20 लाख रुपए का चेक देने की कोशिश की थी। आयुष श्योर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मैं कल तुम्हें फिर से यहाँ ले आऊंगा, सिद्धार्थ ने एक और कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ, सोनल ने अब एक गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, प्लीज मेरी इतनी केयर मत करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। तुम्हारा ये बिहेवियर हर बार मुझे कंफ्यूज कर देता है। तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारे इस बिहेवियर के बाद मुझे अपने दिल को समझाने में कितना वक्त लगता है। बार बार मुझे खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ और कुछ नहीं। कहते कहते सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में आगे और कुछ बोलने की एनर्जी ही नहीं बची है। सोनल की बातें सुनने के बाद वो पैनिक होने लगा था। कहीं सोनल उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? लेकिन सोनल ने ये बात पूरी सीरियसनेस के साथ कही थी। सिद्धार्थ को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसके इतने एफर्ट्स के बावजूद सोनल के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अब भी उसके सामने वैसे ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। इवन वर्स दिस टाइम। सिद्धार्थ ने आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए इतना सब कुछ नहीं किया था, ना ही उसे किसी लड़की को मनाने या उसे खुश करने का कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन सोनल के जवाब से वो भी समझ चुका था कि उसके सारे एफर्ट्स सोनल के सामने यूजलेस साबित हुए थे। खुश होने के बजाय वो तो इन सारी चीजों से परेशान हो रहा था। सिद्धार्थ ने 2-3 बार गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर धीरे से बोला, मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। ये सुनकर सोनल के दिल का दर्द भी और बढ़ गया था। उसने एक फीकी सी मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए कहा, आई नो तुम ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ फ्रेंड हूँ तो प्लीज मेरे लिए इतना सब मत करो। सिद्धार्थ अब स्पीचलेस हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे ना, प्लीज तुम अकेले ही चले जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी उसका फोन बजने लगा, मगर सिद्धार्थ को तो जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस सोनल के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी नजरों का सामना करते हुए सोनल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। थोड़ी देर तक जब सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया तो सोनल ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा फोन बज रहा है। सिद्धार्थ ने पॉकेट में हाथ डालकर फोन निकाला और कॉल रिसीव कर लिया, लेकिन इस बीच उसने एक बार भी सोनल के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई। हाँ अमन ने दूसरी तरफ से उससे कुछ कहा और सिद्धार्थ ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अमन और मेरे बाकी फ्रेंड्स अभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम सच में नहीं आओगी? सिद्धार्थ ने एक आखिरी कोशिश करते हुए पूछा। जवाब में सोनल ने नाम ही अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ मेरा सच में कहीं जाने का मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर सोनल मुड़ी और बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ भागकर उसकी तरफ चले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं हो। वो चिल्लाकर उसका नाम पुकारकर कहना चाहता था कि वो उसके लिए फ्रेंड्स से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ है, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। वहीं खड़े रहकर सिद्धार्थ उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से दूर नहीं हो गई। अपनी आंखों में आंसू लिए आखिरकार वो अकेले ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था। बचपन से ही उसे जो चाहिए था सब उसे मिलता आया था। बड़े होने के बाद उसने खुद को भी इस काबिल बनाया था कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी उसे चाहिए था उसे वो अपने दम पर हासिल कर सकता था। लेकिन प्यार के मामले में हर बार उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी। 12 सालों तक उसने अनन्या से सच्चा प्यार किया, लेकिन उससे सिवा इग्नोरेंस के उसे आज तक और कुछ भी नहीं मिला था। उससे अपना ध्यान हटाने के लिए उसने सोनल से शादी की। उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सोनल से प्यार हो जाएगा। अपनी इस 30 साल की जिंदगी में उसने 2 बार प्यार किया और दोनों ही बार किस्मत ने उसके मुंह पर जैसे तमाचा मार दिया था। अनन्या के लिए भी वो बस उसके बचपन का फ्रेंड था और सोनल के लिए भी वो बस उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर ही रह गया था। जरूर उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा, शायद इसलिए
इतना सक्सेसफुल, हैंडसम, लविंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड बनने के बावजूद हर बार उसका दिल टूटता ही आया था। प्यार से तो वो सोनल के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था। अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो इस ख्याल से भी सिद्धार्थ पैनिक होने लगा था। नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं उसे घर में ही बंद कर दूंगा। वो नहीं भी चाहेगी तो भी जबरदस्ती उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। फिर उसे जरूर मुझसे प्यार हो जाएगा। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना फोन निकाला और रोहित का नंबर डायल कर दिया। उससे बात करने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी सीधे होटल ड्रीम पैलेस की तरफ घुमा दी। अमन ने वहां सारे दोस्तों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। उसे वहां आया देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप जाकर अमन के बगल वाले सोफे पर बैठ गया। प्रिया भी उसे वहां देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे वेलकम करते हुए कहा, तो आखिर आ ही गया अपना हीरो। इतना इंतजार तो शाहरुख खान से मिलने के लिए भी नहीं करना पड़ता होगा जितना मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर से मिलने के लिए करना पड़ता है। उसने थोड़ा मजाकिया लहजे में उसे छेड़ते हुए कहा, बाय द वे, मैंने सुना है शादी कर लिया तुमने, अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे मुझे? प्रिया ने एक बार दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। हाय हाय प्रिया, हाउ आर यू? सिद्धार्थ के साथ फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। अमन ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास उठाकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? और आया तो आया, सोनल कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाया तू? अमन ने भी दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। खाली ग्लास को सामने पड़े टेबल पर रखते हुए उसने जवाब दिया, उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, वो आज नहीं आ पाएगी। ओह क्या यार, पूरी पार्टी का मूड ही खराब कर दिया। प्रिया भी कब से सोनल से ही मिलने की रट लगाए बैठी थी और वो ही नहीं आई। अमन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक नजर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। विनय को शायद समझ आ गया था कि सिद्धार्थ इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सो उसने बात को बदलने की गरज से कहा, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू उस कंपनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज इतनी जल्दी क्लियर कर लेगा यार। उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को अप्रिशिएट किया, लेकिन सिद्धार्थ के फेस पर यह सब सुनकर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई थी। इन सब बातों का फायदा भी क्या था? जिसके लिए सिद्धार्थ ने ये सब किया था, उसने तो आज उसे साफ साफ कह दिया था ना कि आगे से वो उसकी केयर करने की कोशिश भी ना करे। उसे चुप देखकर अमन ने उसे परेशान नजरों से देखते हुए पूछा, क्या हो गया है तुझे? तेरा मूड इतना खराब क्यों है? मगर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने कंफ्यूजन से एक बार विनय की तरफ देखा। उसने अपने हाथ में वाइन का ग्लास उठाते हुए अपने कंधे उचका दिए। अब अमन ने दोबारा सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अब बताएगा भी, किस बात का मातम मना रहा है तू? जवाब में सिद्धार्थ ने अमन के हाथ से दूसरा वाइन का ग्लास भी छीन लिया और एक ही पल में उसे भी खाली कर दिया। खाली ग्लास को टेबल पर रखते हुए उसने जवाब दिया, I'm just tired, nothing else. प्रिया ने भी अब उन सबके पास आकर वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा, हे सिद्धार्थ, तुम्हें पता है तुम्हें आज यहाँ देखकर ना मैं इतनी खुश हूँ यार। कितनी मस्ती करते थे ना हम सब कॉलेज डेज में, फिर सब के सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि अब किसी के पास एक दूसरे से मिलने तक का टाइम नहीं है। आज फिर से एक साथ मिलकर कितना अच्छा लग रहा है ना, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने उसे बस एक स्माइल दे दी। उसने वाइन का एक और ग्लास हाथ में उठाकर उसे चीयर्स करते हुए कहा, वेलकम बैक एंड डोंट फॉरगेट टू हैव फन, ओके? विनय ने वाइन की एक नई बोतल लाकर सिद्धार्थ के सामने रखते हुए कहा, विक, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तेरा मूड किस बात से खराब है, बस इतना याद रखना कि ज्यादा पीने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है। थैंक्स। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें उठाकर उसे एक स्माइल देते हुए कहा, तुम लोग जाकर एंजॉय करो, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। अमन और विनय ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से उठकर बार काउंटर के पास चले गए। प्रिया तो कब की वहां बनी छोटे से स्टेज पर चली गई थी। गाना गाने का शौक तो उसे बचपन से ही था, लेकिन आज तो जैसे वो कसम खाकर आई थी कि इन तीनों दोस्तों को अपना गाना सुना सुना कर ही मार डालेगी। विनय और अमन बार बार अपने कानों पर हाथ रखकर बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए उसे गाना गाने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रिया कहाँ मानने वाली थी। एक के बाद एक लगातार वो 90s और 80s के सॉन्ग्स गाए जा रही थी। इन सब से बेपरवाह सिद्धार्थ बस सोफे पर बैठा हुआ था। विनय के जाने के बाद उसने और ज्यादा ड्रिंक तो नहीं की थी, लेकिन लगातार स्मोकिंग जरूर कर रहा था। कुछ देर के बाद उसने अपना फोन निकाला और चेक किया। शायद सोनल ने उसे कहीं कोई मैसेज किया हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था कि देखकर वो और भी ज्यादा साथ फील करने लगा था। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया, उसने तुझे मैसेज नहीं किया तो क्या हुआ, तो खुद भी तो उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछ सकता है ना। ये ख्याल दिल में आते ही उसने सोनल का नंबर निकाला और डायल कर दिया। सोनल का नंबर डायल करते ही सिद्धार्थ के दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था। आखिर अभी अभी सोनल ने ही तो उससे कहा था कि वो आगे उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करे। याद आते ही उसने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अमन विनय और प्रिया के साथ मस्ती जरूर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब भी सिद्धार्थ के ऊपर ही था। उसने सीरियस होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए ही विनय से कहा, आखिर हुआ क्या है इसे? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। विनय ने स्माइल करते हुए एक नजर सिद्धार्थ की तरफ डाली, जो अब अपने फोन में सोनल की तस्वीरें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सही पहचाना तूने, लाइलाज बीमारी ही है उसे। अमन ने घबराकर एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर विनय की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट? क्या हुआ है उसे? विनय के फेस की स्माइल और बड़ी हो गई थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अमन को जवाब दिया, इश्क का रोग हुआ है अपने दोस्त को। आई एम श्योर उसका कोई इलाज तेरे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होगा। अमन ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेते हुए कहा,
यार, ये सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी था क्या? बेकार में डरा दिया मुझे। अब तक दोनों वापस बार काउंटर के पास बैठ गए थे और प्रिया अब भी गाना गाने में ही बिजी थी। अमन ने अपने ग्लास को वाइन से भरते हुए कहा, वैसे तू जो कह रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। अपना सिद्धार्थ सोनल की बहुत ज्यादा केयर करता है, मैंने खुद देखा है। खुद से ज्यादा तो उसे सोनल की परवाह रहती है। और फिर बस 2 दिन पहले उसने सोनल को इतना बड़ा तोहफा दिया है, उसे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कंपनी, सब कुछ वापस दिलवा दिया यार। इस वक्त तो सोनल बहुत ज्यादा खुश होगी और सिद्धार्थ की एहसानमंद भी। आई डोंट थिंक कि उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर तो तुझे पता ही नहीं है प्यार में क्या क्या हो सकता है। विनय ने अपने ग्लास की तरफ देखते हुए जवाब दिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। अमन ने कंफ्यूज होकर एक नजर उसकी तरफ डाली और बोला, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई लड़की ऑलरेडी तेरा भी दिल तोड़कर चली गई है। वैसे देवदास जैसी बातें क्यों कर रहा है? मगर विनय ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वाइन पीने लगा। वापस घर आने के बाद सोनल सीधे अपने कमरे में चली गई थी। पूरे रास्ते उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन घर आते ही उसकी सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया और बेड पर लेटकर रोने लगी। कहीं आशा उसके रोने की आवाज न सुन ले, इसलिए उसने अपने फेस को कसकर बेडशीट से दबा रखा था। आज सिद्धार्थ ने उसके लिए जो भी किया था, उससे उसे अपना दिल और भी ज्यादा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। एक तरफ तो वो उसे बस अपनी फ्रेंड कहता है और दूसरी तरफ उसकी ऐसे केयर करता है जैसे कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार सोनल से ही करता है। उसके इसी बिहेवियर की वजह से तो सोनल हर रोज उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लग गई थी। लेकिन जब सिद्धार्थ उसे छोड़कर अनन्या के पास चला जाएगा, तब वो क्या करेगी? ये सोचकर ही घबराहट के कारण उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। नहीं, मैं इसे छोड़कर, मैं सिद्धार्थ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर सिद्धार्थ ने खुद ही मुझे जाने को कह दिया तो ये सोचकर उसे और भी ज्यादा रोना आने लगा था। न जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही अकेली बैठी बैठी रोती रही। रोते रोते अब तो उसके आंसू भी सूख गए थे। खिड़की के पास बैठी वो एकटक बाहर देखते हुए न जाने क्या सोच रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज से उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मैडम, आशा ने डोर नॉक करते हुए कहा। कुछ देर तक तो वो सोनल के जवाब का वेट करती रही। फिर उसने दोबारा डोर नॉक करते हुए पूछा, मैडम आप सो रही हैं? सोनल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, कुछ काम था क्या? जी नहीं, एक्चुअली बाहर किसी ने पियानो भेजा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे कहाँ रखवाना है। आप प्लीज एक बार खुद आकर चेक कर लेंगी? आशा ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल शॉक रह गई थी। उसने तो सिद्धार्थ से साफ साफ कह दिया था ना कि उसे पियानो नहीं चाहिए, फिर भी उसने घर पर पियानो भिजवा दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सोनल तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसने ठंडे पानी से कई बार अपना फेस वॉश किया। जब उसे लगा कि अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई हैं, तब वो अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ चली गई। आशा शोरूम के स्टाफ के साथ नीचे लिविंग रूम में खड़ी हुई थी। सोनल को नीचे आते देखकर उसने पूछा, मैडम प्लीज इन्हें बता दीजिए कि इसे कहाँ पर रखवाना है। सोनल ने एक बार उस मीडियम साइज के ग्रैंड पियानो पर एक नजर डाली और फिर अपनी उंगली से बालकनी से सटे एरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां रख दो। शोरूम से आए स्टाफ ने संभाल कर पियानो को उठाया और सोनल की बताई जगह पर पियानो को ले जाने लगे। सोनल बस चुपचाप उन्हें अपना काम करते हुए देख रही थी। तो ये गिफ्ट दिया है सिद्धार्थ ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने से पहले। स्टाफ के सारे लोग पियानो वहां रखकर चले गए। सोनल कुछ सोचकर उस पियानो के पास चली गई। स्टूल पर बैठकर उसने पियानो की लिड ओपन कर दी और उसकी कीज के ऊपर हाथ फेरने लगी। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मैडम, सिद्धार्थ सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्यार? सोनल के दिमाग में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने जवाब में आशा को बस एक स्माइल दे दी। सिद्धार्थ का प्यार, उसकी केयर और शायद उसकी फ्रेंडशिप भी बस कुछ ही दिनों के लिए तो थे। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जब से आप वापस आई हैं, आप कुछ उदास उदास सी लग रही हैं। आशा ने फिक्र के साथ उसे देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल ने पियानो की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आशा के चेहरे पर संतोष नजर आ रहा था, लेकिन फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सोनल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैडम, मैं जानती हूँ मुझे आपके पर्सनल मैटर्स पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ और आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हैं। शायद इसलिए मैं आपसे ये सब पूछने की हिम्मत कर पा रही हूँ। आशा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। सोनल ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। आशा ने आगे कहा, मैडम मैंने खुद देखा है मिस्टर कपूर आपकी कितनी केयर करते हैं और आप भी हमेशा उनका उतना ही ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्यों रहती हैं? I mean, आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपकी शादी हो चुकी है और फिर आप दोनों का कमरा भी अलग है। मुझे रोहित सर ने यही बताया था कि आप दोनों मैरिड हैं, बस इसलिए मैं आपसे ये सब पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी मैडम। सोनल कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर उदास होकर बोली, आप नहीं समझ पाएंगे। फिर उसने स्टूल पर से उठते हुए कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। सोनल से अब और यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। उसे अब यहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी। उसे आलिया की याद आ रही थी। उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करके सोनल को हमेशा बेटर फील होता था। बाहर जाते हुए सोनल एक पल को रुकी और आशा की तरफ मुड़ते हुए बोली, अगर सिद्धार्थ मुझसे पहले घर वापस आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आलिया के
के साथ हूँ। घर से बाहर निकलने के बाद लॉन को पार करते हुए वो बड़े से आयरन गेट की तरफ बढ़ गई। चलते हुए ही उसने अपना फोन निकाला और आलिया का नंबर डायल करने लगी। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने लगी, किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अचानक इस तरह किसी के रास्ता रोकने से सोनल बुरी तरह चौंक गई थी। उसने नजर उठाकर सामने खड़े उन दोनों लोगों को देखा जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखा था। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उन्होंने सोनल के सामने अपना सिर झुकाते हुए पोलाइटली जवाब दिया। क्यों? सोनल ने चौंकते हुए पूछा। हम बस सिद्धार्थ सर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं मैम। उन्होंने हमसे क्लियरली कहा है, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उस बॉडीगार्ड ने उसके सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। सोनल ने एक नजर उन दोनों के ऊपर डाली और फिर चुपचाप पीछे मुड़कर वापस घर के अंदर चली गई। सिद्धार्थ पिछले 2 घंटों से सोफे पर बैठा हुआ न जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे लगा था आज दोस्तों के साथ वक्त बिताकर शायद उसे कुछ अच्छा फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा वो वहाँ सबके बीच बैठकर भी सोनल के बारे में ही सोच रहा था। जितना वो उसके बारे में सोच रहा था ना, उतना ही और ज्यादा उलझता जा रहा था। अचानक प्रिया ने म्यूजिक बंद कर दिया। उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने टेबल पर अपने हाथ टिका रखे थे। म्यूजिक बंद होते ही अमन और विनय की नजरें उसी तरफ चली गई थी। उसने एक बार उन दोनों की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज इतने सालों के बाद हम सब दोबारा मिल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना यार, पुराने दोस्तों से वापस मिलकर। कम से कम 20 सालों तक साथ रहे हम सब, साथ बड़े हुए, साथ में स्टडी की। यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरे लिए यहाँ आ जाए। थैंक यू। अमन ने एक बार प्रिया की तरफ देखकर एक स्माइल दी और फिर विनय की तरफ देखकर धीरे से बोला, लगता है इसे चढ़ गई है। विनय ने भी एक बार फिक्र भरी नजरों से प्रिया की तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। प्रिया के चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। उसने वहीं पड़ी एक चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ, ये जिंदगी भी ना कभी कभी करण जौहर की मूवीज की तरह लगने लगती है। क्या कहता है वो बंदा, प्यार दोस्ती है, राइट। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे बेस्ट फ्रेंड से ही प्यार हो जाता है। लेकिन पता है इस दोस्ती वाले प्यार की प्रॉब्लम क्या है? कहते हुए प्रिया की आवाज पूछने लगी थी, उसके लिए आप हमेशा उसके बेस्ट फ्रेंड ही रहते हैं। फिर अचानक अपनी आवाज में गुस्सा भरते हुए उसने कहा, और ये जो डायलॉग ये लोग हमारे मुंह पर फेंक कर मारते हैं ना, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, कसम से दिल तो करता है कि ना एज अ फ्रेंड ही उनका मुंह तोड़ कर रख दूं। अब तक उसकी बातों से सिद्धार्थ का ध्यान भी उस तरफ चला गया था। सही तो कह रही थी प्रिया, खुद उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था ना। वो तो न जाने कब से सोनल को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन सोनल हर बार उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की ट्रॉफी थमाकर उससे दूर चली जाती थी। तभी वहां फिर से प्रिया की आवाज गूंजी, बट नेवर माइंड, तुम सब मेरे असली वाले बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए आज पूरी रात मैं तुम सबके लिए गाना गाऊंगी। अमन ने अपना सिर पीट लिया। आई थिंक अब कल मुझे अपने कानों का चेक करवाना पड़ेगा। ये सुनकर विनय को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने प्रिया को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं बैठे बैठे थम्स अप देकर उसे और ज्यादा गाने के लिए मोटिवेट करने लगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के दिमाग में बस प्रिया की कही बात ही घूम रही थी। पहले उसे भी यही लगा था कि सोनल उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो बस एक फ्रेंड होने के नाते ही उसकी केयर करता है। लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है, तो उसे खोने के ख्याल से भी वो डरने लगा था। अब एक पल के लिए भी वो उसकी नजरों से दूर होती थी ना, तो सिद्धार्थ को उसकी फिक्र सताने लगती थी। और फिर अब तो उसके प्यार के बीच में विलन बनकर वो कमीना करण आहूजा भी आ गया था। इस दोस्ती के खेल में कहीं वो सच में सोनल को ना खो दी, ये सोचकर सिद्धार्थ बेचैनी से उठकर खड़ा हो गया। गुस्से में उसने किक मारकर सोफे के सामने पड़ी कॉफी टेबल को दूर धकेल दिया। अचानक हुई इस आवाज से रूम में मौजूद बाकी तीनों का ध्यान भी इस तरफ चला गया। सबने चौंकते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। भाड़ में गई ये सच्ची दोस्ती। इनफैक्ट अब मुझे किसी से दोस्ती करनी ही नहीं है। अब अगर मैंने उसे खुद जाकर बात करके सब कुछ क्लियर नहीं किया ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ ने गुस्से में सोफे पर पड़ा अपना जैकेट उठाया और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सोनल के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, फिर वो चाहे जैसे भी रिएक्ट करे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अब वो तंग आ गया था प्यार और दोस्ती के बीच की इस जंग से। अगर आज सोनल उसके प्यार को ठुकरा भी देगी ना, तो एटलीस्ट वो किसी कंफ्यूजन में तो नहीं रहेगा। और अगर सोनल उससे प्यार नहीं भी करती ना, तो भी उसका ये जानना जरूरी था कि सिद्धार्थ उससे कितना प्यार करता है। हो सकता है कि सच जानने के बाद वो भी इस शादी को एक मौका देने में इंटरेस्ट दिखाए। सिद्धार्थ को अपने प्यार पर भी पूरा यकीन था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर सोनल उससे प्यार नहीं भी करती होगी, तो भी वो अकेले उसे इतना प्यार देगा ना कि एक दिन वो भी उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ही कि कोई आकर उसके दिल में अपनी जगह बना ले, उसे खुद अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। विनय ने अपना ग्लास काउंटर पर रखते हुए हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। कहाँ जा रहा है तू? सिद्धार्थ के अंदर का जोश अब एकदम उबाल मार रहा था, जैसे वो सोनल से बात करने नहीं बल्कि किसी जंग पर जा रहा हो। बस अब बहुत हो गया, अब यहाँ तो इस बार या उस बार आज फैसला होकर रहेगा। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मुझे कुछ जरूरी काम है। कहते हुए सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकल गया। अमन ने सिद्धार्थ को वहां से
से जाते हुए देखकर पूछा, इससे क्या हो गया अचानक? विनय ने डिसअपॉइंटमेंट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, बोला था मैंने इसे ज्यादा मत पीना, लगता है चढ़ गई है इसे भी। अमन ने भी सैड फेस बनाते हुए कहा, ये प्यार व्यार का चक्कर ना सच में बहुत खराब होता है। क्या हालत हो गई है बेचारे की, इसलिए मैं दूर रहता हूँ इन सबसे। विनय ने एक बार अमन की तरफ देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे वैसे भी कभी कोई लड़की भाव नहीं देने वाली है। अमन उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई और दोनों का ध्यान स्टेज की तरफ चला गया। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से प्रिया गाते गाते वहीं स्टेज पर गिर गई थी। सिद्धार्थ आज इतने ज्यादा जोश में था कि वो ये भूल गया था कि उसने अभी अभी ड्रिंक की थी। ये तो अच्छा हुआ कि रात काफी हो जाने की वजह से सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए उसे ड्राइविंग करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसे ही उसने गाड़ी अपने घर के सामने पार्क की ना, उसके बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। सर, नाजुम बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें यहीं पर रोक कर रखा है। उनमें से एक ने सिद्धार्थ के सामने आते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी नजरें उठाकर सोनल के रूम की खिड़की की तरफ देखा और फिर वापस उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, ओके गुड। कुछ देर उन दोनों से बात करने और उन्हें कुछ और समझाने के बाद सिद्धार्थ घर के अंदर आया। आशा अब तक लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी। सिद्धार्थ को अंदर आते देखकर वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। आप आ गए सर, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ, कहते हुए वो किचन की तरफ जाने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सोनल कहाँ है? आशा ने थोड़ी परेशानी से जवाब दिया, अब पता नहीं उन्हें आज क्या हुआ है सर। उन्होंने कहा कि वो कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन फिर तुरंत ही वापस आ भी गई और अपने रूम में चली गई। वो शायद ऊपर ही होंगी। सिद्धार्थ ने एक बार ऊपर के कमरे की तरफ नजर डाली और बोला, ठीक है, मैं खुद देख लूंगा, तुम जाकर आराम कर लो। बिना एक भी पल गंवाए सिद्धार्थ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गया। सोनल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मगर उसके कमरे में जाते हुए सिद्धार्थ के कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर से ही उसने सोनल का नाम पुकारा, लेकिन 2-3 बार पुकारने के बावजूद जब सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे कुछ शक हुआ। तुरंत दरवाजा खोलते हुए वो कमरे के अंदर चला आया। कमरे में कोई नहीं था, शायद सोनल बाथरूम में होगी। ये सोचकर उसने एक बार बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए उसका नाम पुकारा, मगर उसके नॉक करते ही डोर ओपन हो गया। बाथरूम में खाली था। सिद्धार्थ का दिल अब घबराने लगा था। आखिर कहाँ जा सकती है वो इतनी रात को? बाहर कॉरिडोर में खड़ी होकर भी उसने उसे 2-3 बार आवाज लगाई ताकि अगर वो वहां कहीं हो तो उसके सामने आ जाए, लेकिन सोनल उसके सामने होती तो जवाब देती ना। सिद्धार्थ अब पैनिक होने लगा था। इसी बात का तो डर था उसे कि कहीं सोनल उसे छोड़कर न चली जाए। आज मार्केट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शोरूम से निकलने के बाद जब सोनल उसे वहां अकेला छोड़कर चली गई थी, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो सोनल को खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसलिए उसने उसी वक्त रोहित को कॉल करके घर के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े करवा दिए थे। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो वो बिना उसकी परमिशन के सोनल को कहीं भी जाने न दे। लेकिन क्या इसके बावजूद वो उसे छोड़कर चली गई थी? परेशानी से वो तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। उसे नीचे आता देखकर आशा ने कहा, सर, आपने जो पियानो मंगवाया था वो आ गया है, मैडम ने उसे वहां बालकनी के पास रखवाया है। कहते हुए आशा ने एक तरफ इशारा कर दिया। सिद्धार्थ ने उस तरफ देखा। पियानो को वहां रखा देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। अब सोनल को उस कमीने कारानहूशा के पियानो को प्ले करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे यहाँ घर पर ही अपने पियानो की प्रैक्टिस भी कर सकती है। ये सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। सोनल को ये पसंद तो आया था ना? उसने आशा की तरफ देखते हुए पूछा। वो एक्चुअली सर, कहते हुए आशा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने आगे कहा, आज मुझे मैडम बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्होंने पियानो के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वो कुछ देर तक यहाँ बैठी जरूर थी, लेकिन इस पूरे टाइम वो बहुत सैड लग रही थी। सिद्धार्थ ने परेशानी से एक बार आशा की तरफ देखा और फिर पूछा, उसने कुछ बताया नहीं वो किस बात से परेशान है? नहीं सर, वापस घर आने के बाद से वो अपने रूम में ही थी। बाद में जब वो अपने रूम से बाहर आई तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो पूरा टाइम अपने रूम में रो रही थी। आशा ने धीमी आवाज में बताया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह शॉक्ड हो गया। सोनल रो क्यों रही थी? ये सवाल उसे भी परेशान कर रहा था। तुमने कहा था वो अपने कमरे में है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। सिद्धार्थ ने अब बेचैनी से उससे सवाल किया। सर, मैं जब किचन में काम कर रही थी शायद तब वो नीचे आई होंगी, इसलिए मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा नहीं। जब भी मैडम परेशान होती है ना, वो बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाती है। शायद इस वक्त भी वो वहीं होंगी। आशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ तेजी से चलते हुए अपने घर के पीछे बने हुए छोटे से गार्डन में पहुंच गया। अंधेरा काफी हो चुका था, उसके बावजूद पूरा गार्डन इस वक्त लाइट से जगमगा रहा था। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और सोनल उसे वहीं गार्डन में झूले पर बैठी हुई दिखी। उसकी पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी, इसलिए वो उसे गार्डन में आते हुए देख नहीं पाई। उसके पीछे खड़ी होकर सिद्धार्थ उसे काफी देर तक देखता रहा, लेकिन सोनल ने कोई हरकत नहीं की। आखिर में धीमे कदमों से चलते हुए सिद्धार्थ सोनल के सामने जाकर खड़ा हो गया। सोनल चुपचाप नजरें झुकाए एकटक जमीन को ही देखी जा रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कब सिद्धार्थ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। जब उसकी नजरें सिद्धार्थ के चमकते हुए लेदर शूज पर पड़ी ना, तो उसने चौंकते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखा। उसने तुरंत सिद्धार्थ की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और बिना कुछ बोले उसी तरह बैठी रही। सिद्धार्थ ने कुछ देर तक वेट किया, लेकिन जब सोनल ने कोई हरकत नहीं की तो आखिर में उसने खुद ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अंदर चलो, वरना ठंड लग जाएगी। मगर सोनल ने अब भी जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ ने परेशानी से भरकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा,
सोनल, सोनल क्या हुआ है तुम्हें? मगर इस बार सोनल ने तुरंत उसकी तरफ पलटते हुए सवाल किया, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ? तुम क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो? क्यों? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? सिद्धार्थ ने उससे ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सोनल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। Really? सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन बाहर तुमने जिन लोगों को खड़ा कर रखा है वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब सिद्धार्थ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। जब सोनल उसे अकेला छोड़कर चली गई थी तो गुस्से में आकर उसने ये स्टेप ले लिया था, लेकिन उस वक्त उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि इसके बाद सोनल का रिएक्शन कैसा होगा। वो तो आज यहाँ सोनल से अपने दिल की बात कहने आया था। ऐसे में वो किसी तरह सोनल को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन ये उसकी बुरी किस्मत ही थी। जो वो सोचता था हर बार उसका उल्टा ही होता था। सिद्धार्थ ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो सोनल, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। कोई तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोक रहा है, ओके? मैं गुस्सा ना करूं। सोनल ने अब उठकर सिद्धार्थ के सामने खड़े होते हुए कहा, कैसे गुस्सा ना करूं मैं सिद्धार्थ? तुम चाहती हो मैं बाहर काम करने ना जाऊं, राइट? और तो और तुम्हें इस बात का भी डर है कि मेरा करण के साथ अफेयर चल रहा है। इन सारी बातों से तो यही जाहिर होता है ना कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तभी तो तुमने जबरदस्ती इस घर में कैद करने की कोशिश की है मुझे। जब सोनल ने जॉब क्विट करने से इनकार कर दिया था तो सिद्धार्थ ने उसे खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि आगे जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी। तो बेसिकली ये था जॉब क्विट ना करने का अंजाम। सोनल इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी। सिद्धार्थ के पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। होता भी कैसे? सोनल की कही एक एक बात सही थी। उसे चुप देखकर सोनल को भी समझ में आ गया था कि उसने सिद्धार्थ के बारे में ठीक ही सोचा था। सो उसने भी गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सब करके तुम मुझसे अपनी बात मनवा लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा सिद्धार्थ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये प्रोजेक्ट तो मैं कंप्लीट करके रहूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि उसे सोनल के ऊपर पूरा भरोसा था कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ करण के लिए ड्रेस डिजाइन करना है, लेकिन उसे करण के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं था। सिर्फ 2 दिन की जान पहचान में वो सोनल के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। अगर 1 महीने तक सोनल के साथ रहा तो न जाने क्या क्या करेगा। ये सब सोचकर ही सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे भी पता था कि इस वक्त उसके कुछ भी कहने से सोनल उसे और भी ज्यादा गलत समझेगी। सोनल का गुस्सा अब धीरे धीरे उदासी में बदलने लगा था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी तुम पूरी लाइफ तो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो बेहतर है कि अब मैं अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीने की कोशिश करना शुरू कर दूं। इसलिए आपसे हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगे। कहते कहते सोनल का गला भर आया था। उसने सिद्धार्थ से ये बात कह तो दी थी, लेकिन सिद्धार्थ के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना उसके लिए कितना मुश्किल था ये तो बस वही जानती थी। इस एक बात को कहते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया हो। सोनल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तुम भी तो यही चाहते हो ना, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सोनल ने थोड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सोनल किस बारे में बात कर रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनल? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्यों? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं जिस लड़की से तुम। कहते हुए एक पल को सोनल की जुबान लड़खड़ाई, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए अपनी आवाज को और मजबूत किया और बोली, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है ना, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, राइट? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया था। अचानक सोनल अनन्या का जिक्र क्यों कर रही थी ये उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए पूछा, सोनल ये क्या बात कर रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा सोनल? बड़ी मुश्किल से आज सिद्धार्थ हिम्मत करके सोनल को अपने दिल की बात बताने आया था, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा हुआ पड़ा था। वो तो उन दोनों के डिवोर्स के बारे में सोचकर बैठी हुई थी। तो फिर तुम मेरे लिए लड़के क्यों देख रहे हो? इसीलिए ना ताकि तुम मेरी उसके साथ शादी करवा सको? सोनल ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या मैं कब तुम्हारे लिए लड़का देखने लगा? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए कहा। सोनल प्लीज मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? क्यों कल रात तुम खुद ही मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट है या नहीं? सोनल ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया। अरे वो तो मैं। सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो सोनल को कैसे समझाए। वो तो उससे अपने बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसने तो कुछ और ही समझ लिया था। सिद्धार्थ को परेशान देखकर सोनल ने धीरे से अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। कल रात तुमने खुद एक्सेप्ट किया था कि तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुका है। अब तुमने भी मेरी प्रॉपर्टी और मेरी कंपनी मुझे वापस दिलवा दी। अब मेरा तुम्हारी जिंदगी में क्या काम? इसलिए तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊं? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चले जाऊंगी। खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चले जाऊंगी सिद्धार्थ। सोनल की बात सुनकर सिद्धार्थ की
परेशानी और बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कल रात उसने सोनल से अनन्या के बारे में कब बात की। दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद उसे कल रात की बात एक एक करके याद आने लगी। सोनल ने उससे कुछ पूछा था जो उसने ठीक से सुना नहीं था और बेध्यानी में हाँ में अपना सिर हिला दिया था, जिसके तुरंत बाद सोनल ने उसे धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। तो क्या सोनल ने उस वक्त उससे अनन्या के बारे में पूछा था? अब जाकर सोनल की उदासी और नाराजगी सिद्धार्थ की समझ में आने लगी थी। सोनल, वो मेरा पास थी, तुम मेरी प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? और क्या कह रही थी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? वेल, कहाँ जाने की सोच रही हो तुम? तुम्हारा घर तो यहाँ है सोनल। उसकी बात सुनकर सोनल को भी एहसास हुआ कि अब उसके पास अपना कोई परिवार यहाँ घर नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? मेहता निवास में। लेकिन वो घर भी तो उसे सिद्धार्थ ने ही खरीद कर दिया है। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, अब जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम अब भी मेरी वाइफ हो सोनल, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा सकती हो? सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बस चुपचाप अपना सिर झुकाए वो सिद्धार्थ के सामने खड़ी थी। हाँ, वो अभी सिद्धार्थ की वाइफ है, लेकिन जब अनन्या वापस आ जाएगी, क्या तब भी सिद्धार्थ उसे अपनी लाइफ में यही जगह दे पाएगा? सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े और उसे समझाया, सोनल, जब मैंने तुमसे शादी की थी तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरे दिल में अनन्या के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। वो अगर मेरी लाइफ में वापस आ भी जाएगी तो भी तुम ही हमेशा मेरी वाइफ रहोगी। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ सोनल। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतना सब कुछ कैसे सोच लिया। हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं सोनल, क्या इतने दिनों में मैंने एक बार भी तुमसे इस बारे में कोई बात की है? बोलो सोनल, अगर तुम नहीं भी जाओगी ना तो भी मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूंगा और ये हक मुझसे तुम भी नहीं छीन सकती। डू यू अंडरस्टैंड? उसकी बातें सुनकर सोनल शॉक्ड हो गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी जो कुछ भी सुना था वो सच था। हैरानी से अपनी आंखें फाड़ी वो सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। कहना क्या चाहते हो सिद्धार्थ? सोनल ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। सिद्धार्थ अब थोड़ा नर्वस हो रहा था। इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उसने इतनी क्लियरली सोनल को यह जताने की कोशिश की थी कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ ही स्पेंड करना चाहता है, लेकिन इस स्टूपिड लड़की की समझ में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आ रही थी। अपनी नर्वसनेस छिपाने के लिए उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और एकदम लाइटली जवाब दिया, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। सोनल को ऐसा लगा जैसे आज वो हवा में उड़ने लग गई है। खुशी की मारी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल तो कर रहा था कि इसी वक्त सिद्धार्थ को कसकर अपने गले से लगा ले। सिद्धार्थ ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। उसने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखते हुए पूछा, लेकिन सोनल इस कदर सरप्राइज हो गई थी कि वो उसे कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। सिद्धार्थ आज से पहले कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल के एक डिसीजन पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि इस स्टूपिड लड़की को जब तक वो क्लियरली प्रपोज नहीं करेगा ना, तब तक शायद इसकी समझ में ही नहीं आएगा कि वो उसे प्यार करता है। सो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी नर्वसनेस को दूर कर सीधा सोनल की आंखों में देखते हुए बोला, देखो सोनल, मैं जानता हूँ तुम मुझे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हो, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई डोंट नो ये सब कब कैसे हुआ। मैंने कई बार तुम्हें ये जताने की कोशिश की, लेकिन तुम इतनी स्टूपिड हो कि मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। सो आज मैं क्लियरली तुम्हारे सामने ये कन्फेस कर रहा हूँ। तुम्हें हमेशा यही लगा कि तुम मेरे लिए ट्रबल मेकर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी तुम किसी परेशानी में होती हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। मैं बस कैसे भी करके तुम्हारी हर प्रॉब्लम को दूर कर देना चाहता हूँ। कहते कहते सिद्धार्थ एक पल के लिए रुका और फिर आगे कहना शुरू किया, जानती हो सोनल, पहले मुझे भी यही लगता था कि तुम मेरे लिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। एक्चुअली तब मैं सोचता था कि जो कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी वो एकदम परफेक्ट होगी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट, हर काम में सबसे आगे रहने वाली लड़की। तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। I don't know why. Maybe I'm just crazy about you, सोनल। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस रात जंगल में जिस तरह तुमने मेरी बॉडी से जहर निकालकर मेरी जान बचाई, तब मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ। उस दिन मैंने जाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर सोनल तो अपना रोना भूल भी गई थी। किसी स्टैच्यू की तरह वो अपनी जगह पर खड़ी होकर बस चुपचाप सिद्धार्थ की बातें सुनी जा रही थी। सच कहूँ तो तुमसे प्यार तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था सोनल, बस मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। यू नो, मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, ओवर इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन प्यार के मामले में मैं एकदम जीरो ही साबित हुआ हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं खुद को बदलूंगा। कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हें पियानो प्ले करना पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वाला पियानो खरीदा है। मैंने खुद भी बचपन में काफी टाइम तक म्यूजिक की क्लासेस अटेंड की थी। तुम
चाहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ पियानो प्ले करूंगा सोनल। तुम्हें किसी और के साथ पियानो प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने रुककर एक गहरी सांस ली और फिर बोला, सोनल मैं जानता हूँ नमन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहोगी? अगर तुम इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके नई शुरुआत कर सकते हैं। बट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं गुड लुकिंग हूँ, रिच हूँ, लेकिन इसके अलावा शायद मेरे अंदर और कोई खूबियां नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ सोनल। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सब कहते हैं। Just give me one chance to prove myself, सोनल, प्लीज। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपनी बात खत्म की और पूरी उम्मीद के साथ सोनल की तरफ देखा। वो अब तक उसी तरह शॉकिंग रिएक्शन के साथ अपनी आंखें फाड़े सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। हालांकि उसने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब तक आंसू भरे हुए थे। जिस तरीके से सिद्धार्थ ने आज अपने प्यार का इजहार किया था, वैसा शायद ही कभी किसी लड़के ने किया होगा। एक ही सांस में न जाने कितना कुछ बोल गया था वो, साफ दिख रहा था उसने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। इस वक्त जो भी उसके दिमाग में आता जा रहा था वो सोनल के सामने बस बोलता चला गया। अपने इस कन्फेशन में उसने अपने दिल के सच्चे एहसासों को सोनल के सामने बयान किया था। सिद्धार्थ अब भी सोनल से कुछ बोलने का वेट कर रहा था, लेकिन सोनल अब तक चुप ही खड़ी थी। ये देखकर सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए कहा, अरे यार मैंने इतना कुछ कह दिया है, फिर भी कुछ कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ तो बोलो सोनल, और कुछ नहीं तो कम से कम सिर हिलाकर हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकती हो ना। अब सोनल को एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी की वजह से सिद्धार्थ परेशान हो रहा है। अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपाकर अचानक से वो हंसने लगी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में खुशी से आंसू भरने लगे थे। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो वो भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अरे तुम फिर से क्यों रोने लगी? मैं सच में इतना बुरा हूं क्या? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। न जाने कितनी हिम्मत करके आज वो सोनल से अपने दिल की बात कह पाया था, लेकिन सोनल तो उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे पा रही थी, बस रोए जा रही थी। सोनल अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से चलते हुए सिद्धार्थ के करीब आ गई। सिद्धार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में भरकर एक पंच मार दिया और बोली, You idiot! कल रात मुझसे बॉयफ्रेंड बनाने की बात क्यों कह रहे थे तुम? तुम्हारी हिम्मत नहीं कैसे हुई मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछने की? क्या चाहते थे तुम कि मैं किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं और तुम्हारे मुझसे पीछा छूट जाए? सिद्धार्थ ने एकदम जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं तो ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी सोनल? लेकिन फिर तुमसे सीधे सीधे ये सवाल पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और सब गड़बड़ हो गई। You idiot! तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। तुम्हें नहीं पता ये बात सुनने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी सिद्धार्थ? कितनी अपसेट हो गई थी मैं, कितनी अपसेट हो गई थी मैं। सोनल अब भी रोई जा रही थी और सिद्धार्थ को अपने हाथों से मारे जा रही थी। हालांकि सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी कल रात सोनल से कहा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस वक्त माफी मांगना ही ज्यादा बेहतर समझा। I'm sorry सोनल, I'm sorry अगर तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो। लेकिन सोनल सच्ची मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसकी बात सुनकर गुस्से में सोनल और जोर से उसे मारते हुए बोली, नंबर की झूठे हो तुम। मैंने तुमसे पूछा था और जवाब में तुमने हाँ में अपना सिर लाया था। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी मार से बचने की कोशिश करते हुए कहा, ओके सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो सोनल। आगे से मैं कभी बिना पूरी बात सुने अपना सिर कभी नहीं हिलाऊंगा। और तुमने मुझे अपने घर में कैद करने की भी कोशिश की। बहुत बुरे हो तुम सिद्धार्थ, बहुत बुरे हो। सोनल ने उसे फिर से मारते हुए कहा। इस बार सिद्धार्थ ने उसे नहीं रोका और थोड़ी नरमी के साथ जवाब दिया, well, you are right. I'm such an idiot. मुझे लगा तुम कहीं मुझे छोड़कर भाग ना जाओ, इस डर से मैंने घर के बाहर बॉडीगार्ड्स लगवा दिए। तुम्हें पता भी है सिद्धार्थ, तुम्हारी वजह से कितनी बार मेरा दिल टूटा है। कहते कहते सोनल की आवाज भी नरम पड़ने लगी थी। आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों से बहने लगे थे। उसने धीरे से सुबकते हुए कहा, ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। इतने दिनों से मैं यही समझती आ रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और शायद कभी करोगे भी नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। तो इसका मतलब सोनल भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। अब वो फाइनली रिलैक्स्ड फील कर रहा था। हालांकि उसे सोनल का बर्ताव देखकर हंसी भी आ रही थी। अब ये लड़कियों के सामने अपने प्यार का इजहार करना बिना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है। कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं यार, कितनी सारी हिम्मत की जरूरत पड़ती है अपने प्यार का कन्फेशन करने के लिए। लेकिन लड़कियों को ये सब कहाँ समझ में आता है। हालांकि उसने सोनल के सामने जो कुछ भी बोला था वो सब दिल से कहा था। पहले से उसे इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ी थी। और देखो उसे नतीजा क्या मिला। उसकी प्यारी वाइफ उसे लव यू, शोना, मोना जैसे वर्ड्स कहने की बजाय बार बार इडियट कह रही थी। उसके इस बिहेवियर से परेशान होकर सिद्धार्थ ने सोनल को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। सोनल संभल नहीं पाई और उसके सीने से जा लगी। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाते हुए कहा, अब अगर तुमने एक भी बार और मुझे इडियट कहा ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा।
सिद्धार्थ की आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर सोनल की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। ये सब कुछ सोनल को एक सपने के जैसा लग रहा था। वैसे अगर ये सपना भी होता ना तो शायद ही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना था, जिससे वो कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। आसमान में चांद अपने पूरे रूप में आकर चमक रहा था, जिससे गार्डन में मौजूद पेड़ों पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। हल्की हल्की सी हवा के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी, लेकिन शायद ये उन दोनों के प्यार की गर्माहट थी, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर ठंड का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हाथों में हाथ डाले सिद्धार्थ और सोनल एक साथ उसी झूले पर बैठे हुए थे। सोनल एकटक चांद को ही देखे जा रही थी। आज चांद कितना खूबसूरत है ना, सोनल ने सिद्धार्थ से कहा। बहुत खूबसूरत है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तभी सोनल की नजरें सिद्धार्थ पर पड़ी, जो एकटक उसी की तरफ देखे जा रहा था। सोनल ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो देख भी नहीं रहे हो सिद्धार्थ, तुम अपने चांद को देखो। मैं अपनी चांद को देख रहा हूँ, सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सोनल उसका जवाब सुनकर सरप्राइज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने कोई नया अवतार ले लिया है। आज से पहले उसने सिद्धार्थ को किसी और की तारीफ करते हुए कभी नहीं सुना था, और प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से तो उसका दूर दूर तक कहीं कोई नाता भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अचानक से सिद्धार्थ में इतना बड़ा चेंज सोनल के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस एहसास के साथ ही सोनल का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। क्या सचमुच सिद्धार्थ उसे किस कर रहा था? उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि उसे खुद अपनी ही धड़कनें एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो एकटक सिद्धार्थ की तरफ देखी जा रही थी। उसे किस करते समय सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हवा के झोंकों के साथ सोनल के बालों की कुछ लटें बार बार उड़कर सिद्धार्थ के चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रही थी। आखिर में परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। सोनल अब भी अपनी आंखें फाड़ी शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसी की तरफ देख रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा था। उसने उससे थोड़ा दूर होते हुए परेशानी से पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किस खाते टाइम आंखें बंद कर लेनी चाहिए? आज से पहले कभी किसी को किसने किया तुमने? सोनल अभी तक अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर नहीं आ पाई थी। उसने धीरे से नाम ही अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये मेरा फर्स्ट किस है। आई मीन अपनी होशो आवाज में मेरी फर्स्ट किस है। ऑब्वियसली इससे पहले वो सिद्धार्थ को किस कर चुकी थी, लेकिन तब वो नशे की हालत में थी। उसके जवाब को सुनकर सिद्धार्थ की दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पहला इंसान है जिसे सोनल ने यह हक दिया है। मगर फिर उसे कुछ याद आया और उसके होंठों पर एक शरारत भरी स्माइल आ गई। झूठ बोल रही हो ना तुम तो पहले भी किस कर चुकी हो। कब? सोनल ने चौंकते हुए पूछा। जब मेरे हाथ से स्केच छीनने की कोशिश में तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, तुम्हारे साथ मैं भी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था, तब तुम मुझे किस कर रही थी। सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होते हुए कहा। व्हाट? सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सीबीआर दे रही थी, ओके? सोनल ने अब थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया। हाँ, दोनों एक ही बात है। उसे चिढ़ते देखकर सिद्धार्थ ने उसे और छेड़ा। वैसे तुम भी वो पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया है। उसकी बात सुनकर सोनल का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई थी। तो क्या ख्याल है? लेट्स डू इट अगेन। उसकी बात सुनकर सोनल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को क्या जवाब दे। अपनी नजरें झुकाए वो चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। उसे इस बात पर थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी कि सिद्धार्थ उसे ये सब पूछ क्यों रहा है। अगर उसे किसी करना है तो वो सिंपली कंटिन्यू भी तो कर सकता है ना। इस स्टूपिड को ये भी नहीं दिख रहा था कि वो इस वक्त कितना शाय फील कर रही है। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया और अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए आंखों के इशारे से फिर से उससे अपने सवाल का जवाब मांगा। अब तक सोनल भी समझ गई थी कि बिना उसका जवाब सुने सिद्धार्थ मानेगा नहीं, सो उसने धीरे से अपनी नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, as you wish, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ तो जैसे खुशी के मारे उछल ही गया था। सोनल की परमिशन मिलने के बाद उसने एक भी पल का वेट नहीं किया और फिर वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। नर्वसनेस के कारण सोनल का हाथ अपने दुपट्टे पर कस गया था। इस बार उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सोनल के होंठों के एकदम करीब आकर अचानक सिद्धार्थ रुक गया। उसने एक बार गौर से सोनल के चेहरे की तरफ देखा, जो कसकर अपनी आंखें बंद किए इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। उसे ऐसे अपने सामने खड़ी देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई थी। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ पुकारा, सोनल। सोनल ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल ली। जब उसने सिद्धार्थ को अपने सामने खड़े हंसते हुए देखा तो उसे सब समझ में आ गया। एक बार फिर से सिद्धार्थ ने उसका बेवकूफ बनाया था। इससे पहले वो बहुत बार ऐसा कर चुका था। हर बार भी सोनल को ऐसा लगता था कि वो उसे किस करने जा रहा है ना, ठीक उसी समय वो खुद को उससे दूर कर लेता था और फिर बाद में इस बात के लिए उसका मजाक भी उड़ाया करता था। नाराज होते हुए सोनल ने उसकी चेस्ट पर प्रेस करते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया और खुद जाने के लिए पीछे मुड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, सिद्धार्थ ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसे अपने करीब खींचकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अब भी सोनल की आंखों में आंसू थे। उसने अपने एक हाथ से उसके गालों पर आए आंसू की बूंदों को साफ करते हुए पूछा, यार तुम अपने साथ 2-4 लीटर आंसू लेकर घूमती हो क्या?
जब देखो तब रोती रहती हो। मगर सोनल इस वक्त सचमुच उससे नाराज थी। उसने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ एक बार भी अपनी नजरें उठाकर देखी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए फिर कहा, सोनल, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि सोनल ने भी अपनी बातों से ये जता दिया था कि वो सिद्धार्थ से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी इस बार सिद्धार्थ किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो इस बार सोनल के मुंह से क्लियरली उसका जवाब सुनना चाहता था। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करोगी? सोनल, मैं भले ही परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार